साहिल हूँ तेरे दर का, मिले मुझको भीख करम की, रख लाज मेरे आका, इस मेरी चश्मे नम की, करूं गुंबदे खजरा का, फिर आंखों से अपनी नजारा, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में। Ready for the journey of a lifetime? Let me introduce you to the Soharwardi Hajj group. If you're dreaming of an authentic and comfortable Hajj experience to Mecca and Medina, look no further. This group is not just affordable, they're experienced and reliable, ensuring your spiritual journey is seamless and memorable. Picture this: luxurious accommodations, all the comforts you need, and the soothing voice of Al-Hajj Said Fasihat and Soharwardi guiding you through the experience. Sounds amazing, right? And here's the best part: you'll be traveling with fellow Pakistanis, creating connections that last a lifetime. Just a heads up, you will need a Pakistani passport to apply, but once you're on board, the adventure waits. Don't miss out on this incredible opportunity. Click the link to learn more and start your journey with Soharwardi Hajj Group today. Trust me, you won't regret it. मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। आपके साथ जब मैचेस देखा करता था, बाबर आजम के बारे में पहले आप तारीफ करते थे, मैं बाद में कहता था हाँ हाँ। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अभी हम ये रिलीजन और ये डिफरेंट टिकटॉकर्स इन चीज़ों के बारे में जो कंटेंट वो बना के बेच रहे होते हैं, नेगेटिविटी बेच रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिकती है। इंटरनेशनल मीडिया में मुझे कोई एक बंदा दिखाएं जो बाबर आजम की बुराई करता हो। सबसे ज़्यादा तो बुराई सर मुझे वो जो समुंदर के साथ शहर लगता है हमारा पाकिस्तान में, उधर से आ रही होती है। अभी रिसेंटली एमसीजी के अंदर उसका वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेलने गया हुआ, उसका बैट रख रहे हैं। हमारे किसी और प्लेयर का क्यों नहीं पड़ा हुआ? एक टाइम था शाहिद अफरीदी से पाकिस्तान की टीम जानी जाती थी, एक टाइम था जब वकार यूनुस की वजह से जानी जाती थी, एक टाइम था इमरान खान की वजह से जानी जाती थी, जावेद मियादाद की वजह से जानी जाती थी। अब टाइम है बाबर आजम। वो एक है पाकिस्तान के पास एक ऐसा एसेट है जिसको हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। शुएब अख्तर की फिटनेस के अंदर राज आपको पता ही है कि वो क्या किया करता था। पाकिस्तान में वो यूट्यूबर चल ही नहीं सकता जो बाबर आजम की बुराई ना करता हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बड़े अरसे बाद, बहुत फरमाइशों के बाद मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बिज़नेस पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे क्राइम पार्टनर, हर चीज़ में मेरे साथ मुदस्सिर मलिक सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? आना ऐसे हुआ, ये तो आपने कहा कि फरमाइशें और इन सारी चीज़ों के बाद, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके पॉडकास्ट में लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। नहीं। और बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए। क्या बातें करने के लिए? जो आप पूछना चाहेंगे। वरना तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अगर हमने बहुत सारी वो बातें कर दी तो हम पे बैन लग जाएगा। आज तो ऐसा सीन है कि हम सीरियसली बैठे हुए हैं, आज सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही है, बड़ा ही हो नहीं पाएगी वैसे। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा कैजुअल रखेंगे। हाँ। तो हम मिले किस तरह? सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि कैसे, यानी तुम आए कहाँ से? फैसलाबाद से आए इधर कनाडा पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं फैसलाबाद से आया, मैं कराची से आया। तो हम दोनों का मिलना कैसे हुआ? काफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मैं जब पाकिस्तान से यहाँ आया ना 2014 में, तो आप ये कह लें कि मैं ऐसी शख्सियत से मिला जो मेरे घर वालों के लिए, मेरे दादा अबू के लिए, मेरे वालिद साहब के लिए, उन सब के लिए एक ऐसी शख्सियत थी जिसके लिए वो मर मिटते थे, उनको बहुत पसंद करते थे। और वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर मुर्शिद, आपके वालिद साहब सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब। और उन्हीं के तवस्सुल से ही आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल। आई थिंक उन्होंने मैं उनसे जब मिला, और वो तो एक अलग स्टोरी है, वो स्टोरी तो सुननी है, वो स्टोरी के तो पैसे हैं। हाँ, वो चलते चलते वो भी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन उन्हीं से ही आई थिंक उन्होंने मुझे जब देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी बिल्कुल सेम एज का है, हाँ। तो आप जब मिलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज 10 साल हो गए आपके साथ। 10 साल हो गए माशाल्लाह। 11 साल हो गए। 11 साल चल गए। तो जब मैं क्या कहते हैं वैंकूवर में आए ना, टोरंटो, पहले टोरंटो आते थे, फिर वैंकूवर जाते थे। तो टोरंटो से होके वैंकूवर आए।
कहता तुमने अपना लाइसेंस ले लिया? मैं कहा नहीं। कहते मेरा वहाँ पे मुरीद बना है, उसके पास लाइसेंस आ गया और तुमने अभी तक अपना लाइसेंस नहीं लिया। मैं कहा अच्छा ले लूँगा। कहते वो नाते पढ़ के नाते सुनता है, रोता है, अशबार होता है और ये सब कुछ। मैं कहा कौन है यार, इससे मिलना पड़ेगा। ठीक है। फिर जब मैं टोरंटो आया तो अब ये बताओ लोगों को, तुम्हारा परसेप्शन मेरे बारे में कुछ और था, मैं फुल यो बॉय होता हुआ आया। तो हाँ लेकिन मैंने चेंज होते भी देखा ना उस चीज़ को। अच्छा। लेकिन वो यो बॉय वाली स्टोरी देखिए, इंसान को बैलेंस्ड होना चाहिए लाइफ में, और मैंने वो चीज़ देखी। और मैं जब आपको ये अपनी स्टोरी बताऊंगा ना, उसके बीच में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे किस तरह पता लगा कि आपकी ये शख्सियत किस तरह की है और किस तरह आप इस्लाम की तरफ भी हैं लेकिन दुनियावी मामलात को भी उसके हिसाब से देखते हैं जिस तरह देखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं मैंने। अच्छा, लेकिन जब पापा ने बताया मेरा बेटा है, तुम मिलोगे, तो तुम्हारे क्या परसेप्शन, दाढ़ी लंबी सी होगी और हाँ, तो मैंने कहा टोपी शोपी रखी होगी सर पे और 5 वक्त के नमाजी चल रहे होंगे साथ। और जब मैं मुलाकात करूँगा, क्योंकि मैं अगर सच बोलूँ तो यही था कि मैं कुछ नमाजें पूरी नहीं पढ़ता, कभी एक आधी पढ़ ली या कभी 5 ना पढ़ी, लेकिन आहिस्ता 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 दुआ है, कोशिश है कि वो चीज़ आए और करनी भी चाहिए। तो जब मेरी मुलाकात, जब उन्होंने बताया कि वो आएगा वैंकूवर से, तो जब मैंने कहा चले आएंगे तो मुलाकात होगी, तो मैंने कहा मुझे लगा कि आएंगे और मुझे मस्जिद लेके जाया करेंगे 5 वक्त और दर्स होगा। लेकिन मैंने इस्लाम का नॉलेज आपसे बहुत सीखा, पहले तो था ही नहीं, लेकिन इस चीज़ को मैं हर वक्त सीखता रहता हूँ। लेकिन वो परसेप्शन इस तरह था कि मैं जब आपसे मुलाकात हुई ना, तो मैंने चीज़ सोची, मैंने कहा यार ये एक ऐसा बंदा है जो लाइफ में शायद आपको एक होता है ना बैलेंस चाहिए होता है। मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट आपसे, लेकिन वो एक ऐसा बैलेंस अल्लाह ने क्रिएट कर दिया कि मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजार के। इस दोस्ती पे मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मसूद भाई के घर पे हुआ था ना, फर्स्ट टाइम मिले थे, तो आई वॉकड इन एंड यू वर सरप्राइज्ड, ये बेटा ही इज द वन, ये मैंने क्या सोचा होता, ये क्या निकला। हाँ, तो बेसिकली अज़र जी ने जब मुझे बताया कि वैंकूवर से आएंगे, तो मैं वेट कर रहा था। आई थिंक 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद शिफ्टिंग करनी थी वैंकूवर से। तो वो शिफ्टिंग हुई, तो मैं अभी मसूद भाई की तरफ बैठा हुआ हूँ, तो मुझे अभी बता रहे हैं जी कि आ रहे हैं। तो मैं जब आप एंटर हुए तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो तब तो बहुत ही टाइट सा माहौल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने टाइम स्पेंड किया, आई थिंक अब मसूद भाई के घर के बाहर वो जो स्ट्रीट है उसके ऊपर वॉक पे निकले, तो उसमें हम दोनों को एक दूसरे के बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें भी पता लगी। तो मुझे इजी आपने खुद कर दिया था। हाँ। आपने कहा नहीं यार इजी हो जाओ, कोई ऐसा नहीं हूँ। हाँ। देखो अब मैं कोई पीर वीर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये परसेप्शन ये था हमेशा से कि ये जो लोग होते हैं इनके साथ आपने खुलना होता है, इनको बताना होता है कि नहीं भाई हम भी कोई परफेक्ट लोग नहीं हैं, हमसे भी बहुत गलतियाँ होती हैं। जैसे जितने भी हमारे साथ बच्चे हैं, हर कोई उधर निकल जाता है। बिल्कुल। अगर हम उनके साथ टाइट रिजिड रहेंगे तो ये फिर हमारी बात कभी भी नहीं सुनेंगे, हमसे भागेंगे। ऐसा ही है। अगर हम इनसे खुल जाएंगे तो फिर ये बोलते हमें आके अपनी सारी चीज़ें बताते हैं, फिर हम बोलते नहीं यार बेटा ये ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है कर लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन नहीं करो तो बेहतर है। फिर ये लोग वापस पलट के आ जाते हैं नहीं यार सही बात है। आई थिंक संभालने का लोगों को, बच्चों को हो या बड़े हों, कोई भी हो, सबको संभालने का तरीका ही है। बिल्कुल। किसी पे अगर सख्ती करेंगे तो वो चीज़ें छुप के करेंगे। तो बचपन से मैं आपको अगर बताऊं कि पीरी और मुरीदी, मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट था, क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर में जो मैंने पीरी मुरीदी देखी ना, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर देखी। और मैंने लोगों को देखा कि वो बस जा रहे हैं और दरबारों पे भी, मैं दरबारों को भी ना मतलब ज़्यादा नहीं मानता। मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी दिल ख़राब हो गया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पीर साहब यूँ बैठे हुए, दरवाज़ा खुलता है, पीर साहब की ज़ियारत होती है, लोग नज़ारा रखते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है, और छोटा 5-6 साल का बच्चा बैठा हुआ है, वो भी सलाम कर रहा है, उसको क्या पता होगा। हाँ, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ना मेरा दिल भी दूर था, मैं कभी इस तरफ आया ही नहीं। हालांकि मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब दरबारों को मानने वाले, जो पुरानी शख्सियत गुजर चुकी हैं उनका जिक्र करने वाले, मतलब इस्लाम की तरफ हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग दरबार को नहीं मानते वो इस्लाम से दूर हो गए, लेकिन एक रिस्पेक्ट फैक्टर ना मेरे अंदर था ही नहीं। तो वो जब मैं यहाँ कनाडा आया, तो जब मैं हज़रत जी से मिला, तो वो सब चेंज हो गया। वो इस तरीके से चेंज हुआ कि मैंने देखा, मैंने कहा शायद अब मुझे नहीं लगता, अब अगर ये मुनासिब लफ्ज़ कहना, वो थोड़े दुनियावी चीज़ों को साथ बैलेंस करके थोड़े लिबरल
तरीके से जो है ना आपको इस्लाम को समझाते हैं, लेकिन आप लगाते आपको सही तरफ है, तरीका है लगाने का हर इंसान का। तो उनका तरीका मुझे इस तरह का पसंद आया कि मैंने देर नहीं की उनकी बैत करने में, और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बैत में लिया। हमाद का भी ये हमाद सोरवर्दी, आप उसका पॉडकास्ट कर भी चुके हैं पहले, तो उसका बहुत शुक्रिया। वो हालांकि छोटा बच्चा था 10 साल का, तो उसने जिस तरीके से मेरे साथ मोहब्बत दिखाई और फिर मुझे घर बुलाया, उसकी वजह से एक ऐसा कनेक्शन बना कि मैं हज़रत जी से मिल पाया। तो थैंक्स टू हमाद, एंड बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पीर मुर्शद का भी। नहीं तो अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि अब इसके अंदर एक अनासिर बोलेंगे, वो है चीज़ है इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा जज्बाती है, और ये शायद मेरे अब्बा को लेके शायद मुझसे ज़्यादा जज्बाती ये है। तो जब तुम्हारे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पले बड़े, यानी आए पढ़ा लिखा हमने, और ज़िंदगी का 14-15 साल हमने यहीं पे गुजारे, तो हमारे बहुत से ऐसे दोस्त बने जो कि बहुत ज़्यादा ही लिबरल हैं, उनका इस दीन और क्या बोलते हैं पीरी फ़कीरी से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसा ही। तो तुम उधर ऑफेंड क्यों हो जाते हो, जो वो बोलते हैं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता? मैं उधर ऑफेंड नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको समझाने का तरीका होता है और जिनको टाइम लगता है समझने में, और कुछ दोस्त यार इस तरह के हैं। मैं उस वक्त जब जाया करता था यूनिवर्सिटी से निकल के महफिल में जाना, रात को 5-5, 6-6 बजे तक सुबह हज़रत जी के साथ टाइम गुजारना, तो वो लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन किया करते थे कि यार ये तुम कहाँ सारी सारी रात महफिलों में जाते हो। लेकिन मैं उस चीज़ पे ऑफेंड नहीं होता था। मैं कहता था यार सब्र, जिस तरह मुझे सब्र से समझ आई है ना, इन लोगों को भी सब्र से ही समझ आएगी। तो वो खून तो वैसे ही है थोड़ा तेज़ गर्म मिजाज का, वो अलग बात है, पंजाबी खून है। तो वही तो मैंने कहा ना कि आपके साथ मिलके इस तरह हुआ, एक गर्म खून एक ठंडा खून, दोनों मिलके ज़रा सुकून से ज़िंदगी गुजारे, नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे बिजनेस में भी यही है कि ये बेचारा बैड कॉप बना हुआ है, मैं गुड कॉप बना हुआ हूँ। जैसे जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, उनको कोई चीज़ मनवानी होती है तो वो मेरे पास आते हैं, और जब मुझे उन पर सख्ती करवानी होती है तो मैं उसके बाद जाता हूँ कि भाई जाओ जाके उनको हैंडल करो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बैलेंस आउट कर दिया हमने वाकई। हाँ, और बिज़नेस के मामले में तो इस तरह भी है कि हमें कभी कोई फाइनेंशियल अगर बिज़नेस के मामले में मुश्किलात आती हैं, तो मैं एक इस तरह का बंदा हूँ कि जो स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा जल्दी ले जाता हूँ, लेकिन अगर वो चीज़ आपसे शेयर करता हूँ आप वो टेंशन दूर कर देते हैं। तो ये चीज़ें, ये बैलेंस चाहिए, ये बैलेंस लाइफ में ज़रूरी है और ये रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हम बिज़नेस पे आएंगे पहले। तो पहले हम मिले, हम पापा के साथ प्रोग्रामों में जाते रहे, हमारी दोस्ती होती रही, फिर ये हुआ कि हम लोग गए GT20 देखने के लिए, राइट? GT20 आई थिंक कोई 7-8 माह के बाद आया है। नहीं GT20 2 साल के बाद आया मिलने। हाँ, यानी काफ़ी सालों बाद आया। हाँ, काफ़ी सालों बाद है। GT20 में ये हुआ कि हम दोनों को रियलाइज़ हुआ कि तुम तो क्रिकेट खेलते थे, ये तो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता है भाई, मिसिसागा ईगल्स क्लब से, राइट? हाँ, लेक शोर क्रिकेट लीग के अंदर ईगल्स क्रिकेट क्लब है। तो ये क्रिकेट का तुम्हें शौक कहाँ से है? क्रिकेट का शौक किसको नहीं है पाकिस्तान में? हाँ, बहुत से लोगों को नहीं। आपको भी क्रिकेट का शौक है? वो तो हम लोग बचपन से जब बड़े होते हैं तो हमें प्लास्टिक का बैट लेके हाथ में पकड़ा देते हैं कि भाई खेलो इसे, उससे हमारा टाइम गुजर रहा होता है। तो लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बंदा बड़ा हो रहा होता है, गली मोहल्ले में खेल रहा होता है, बंदे को समझ आ रही होती है कि हाँ यार थोड़ा बहुत मैं अच्छा हूँ, बाकियों से अच्छा हूँ। तो फिर यहाँ पे आके कैसे तुम्हें लोगों ने ढूंढा? मैं असल में पाकिस्तान में टेपिया था। अच्छा, रमज़ान क्रिकेट खेलनी, हाँ तो टेपिया था, तो रमज़ान क्रिकेट खेलनी, रातों को क्रिकेट खेलनी। मैं बॉलर था, टेप बॉल से खेलना, फास्ट बॉलिंग करनी। तो वो रमज़ान में सैरियों के लगते थे कि भाई जो दूसरी टीम जो है वो आपको सैरी कराएगी, तो उसी चक्कर के अंदर जान मारते थे। वो जान मारते मारते स्किल बन गई। वो स्किल ऐसी बनी कि जब मैं फिर कोशिश थी मेरी कि मैं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड चला जाऊँ पढ़ने के लिए तो था बीच में, लेकिन थोड़ा लालच भी क्रिकेट का था कि यार वहाँ जाऊँगा ना तो उधर के ये ग्राउंड्स और ये MCG चले जाओ, UK में उधर भाई लंदन में लॉर्ड्स वगैरह चले जाओ, मैचेस देखने को मिलेंगे, शायद काउंटियाँ खेलने को मिल जाएं अगर थोड़ा सा ऊपर लेवल पे खेल गए तो क्रिकेट। फिर जब कनाडा का डिसीजन हुआ तो वाले साहब की वजह से हुआ। तो वाले साहब ने किसी से डिस्कशन की कि यार इस तरह बच्चा जो है वो बाहर पढ़ने जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करना चाहिए इसको। तो उन्होंने कहा यार कनाडा एक मुल्क है, वहाँ जाए, वहाँ पे फैमिली के लिए, सेटलमेंट के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो वो एकदम से उन्होंने मेरा रुख बदल दिया कनाडा की तरफ। मुझे नहीं पता था यहाँ तो क्रिकेट, मुझे ऐसा लगता था यहाँ क्रिकेट होती ही नहीं है।
और आई थिंक यहाँ पे तो बास्केटबॉल, आइस हॉकी और ये सारी स्पोर्ट्स चलती है, इसमें कोई ज़ीरो इंटरेस्ट है हमारा। तो जब यहाँ आया हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिकेट खेली तो वो भी टेप बॉल मिली। मैं तो खुश हुआ, मैं कहा चलो टेप बॉल क्रिकेट तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो यहाँ पे लेकिन लोगों के अंदर पैशन था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोग जो है ना वो मौजूद हैं। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं यूटीएम की टीम में खेला, स्ट्राइक बॉलर खेला, फिर उसके बाद यूटीएम को कोच भी किया, फिर यूटीएम इज यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मिसिसागा। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मनमीत सिंह एक शख्सियत है मेरी ज़िंदगी में, जिसको क्रिकेट का बहुत खून लगा हुआ उसको क्रिकेट का। उस बंदे ने मेरे अंदर टैलेंट देखा कि यार ये खेल सकता है, तो उसके क्लब में मैं गया। उसने हार्ड बॉल क्रिकेट मैंने यहाँ आके स्टार्ट की, वरना 1-2 मैचेस कभी पाकिस्तान में खेल लिए, पहली बॉल पे आउट हो गए। हार्ड बॉल में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, यहाँ डर लगता था कि भाई लग गई तो मुंह पे लग गई तो खून ना निकल जाए। लेकिन जब यहाँ खेली, स्कोर और होने लगे, तो इंटरेस्ट साथ साथ क्रिकेट देखने को था ही, तो खेलने का इतना पैदा हो गया कि अब मैच छोड़ने को दिल नहीं करता। वाकई में ये स्टार्टिंग में मुझे इसकी ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि यार क्या तुम क्रिकेट को इतना दिमाग पे सवार किया हुआ है, लेकिन अब समझ आती है। स्टार्टिंग में तो मेरा सोना समझ नहीं आता था, अब तो बोलते नहीं यार सोने तो उसको आ जाएगा काम पे। तो ये मसले मसाइल थे। फिर हम क्रिकेट से हमारी दोस्ती बनी। हाँ, फिर हम GT20 देखने के लिए गए। GT20 देखने। फिर हम होने लगे ग्रेजुएट, और फिर हम साथ बैठे हुए थे, तो हम दोनों ने एक दूसरी की तरफ देखा और हमने कहा यार नौकरी नहीं करनी। नौकरी नहीं हो सकती। लेकिन ये GT20 से मुझे याद आया कि आप उस टाइम पे व्लॉगिंग भी आपने स्टार्ट की थी। यार क्यों बता रहे हो यार, एक फेल्ड अटेम्प्ट थी वो। नहीं, लेकिन वो व्लॉग्स, लेकिन वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार उस टाइम से यू हैड दैट इन यू कि यार हाँ, आई विल बी एबल टू डू इट समहाउ। किसी टाइम ऐसा पॉइंट आएगा लाइफ में जिधर मैं ये कर जाऊंगा। और आई थिंक ये जेड टॉक्स जब से शुरू हुआ है, यू बीन डूइंग अमेजिंग। या बट पाकिस्तान का एक मसला, हमारी ऑडियंस का मसला ये है ना कि उनको बहुत ही ज़्यादा कोई अजीब सा कंटेंट समझ आता है। उनको सच बात नहीं ना समझ आती, उनको सच बात समझ नहीं आती है। मसला ही है। उधर बिकता है, जो बिकता है वो इस चैनल पे आप बेचना नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि वो अब जब मैं पाकिस्तान गया ना, तो मेरे पास वो जहाँ पे जिस स्टूडियो को मैं बेसिकली रेंट करके वो कर रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे पास यानी वो जो छोटे छोटे वो जो टिकटॉकर नहीं आते, यानी तुमने शायद देखा होगा, हमें नाम नहीं लेना चाह रहा है यार, वो फुल उनके मुंह में गुटके भरे हुए हैं और टिकटॉकर सेंसर कर दें ताकि मुझे तो पता लगे यार, दिखा दूंगा मैं तुम्हें। वो बड़े गंदे से, अल्लाह माफ़ करे बोलना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास आते हैं, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, आप बोले हम मैं पहुंच गया हूं। हाँ, इनकी हम आपसे ना पॉडकास्ट करवा लेते हैं ना। नहीं यार ये नहीं करना भाई, बिल्कुल। तो लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वो पॉडकास्टों पे जा रहे हैं वो लोग। कोई इंडिया में एक आता है वो इंडियाज़ गॉट लेटेड ना, उसकी पाकिस्तान ने भी अपनी कॉपी निकाली है उसकी, उसमें वो लोग जज बने हुए हैं। आई वाज लाइक शिट मैन, आई हैड द अपॉर्चुनिटी, बट मुझे वो चीज़ करनी नहीं थी। जो चीज़ में लगे हुए हैं ना आप, वो मैं देखिए, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पॉडकास्ट देखे, तो लोगों के नीचे कमेंट्स भी देखता हूँ। तो पाकिस्तान की वो आवाम जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो नीचे कमेंट्स में भी गुस्से हुए हैं। हाँ, तो गुस्सा उन पे भी आता है, लेकिन क्या करें, जो असलियत है वो तो आपको बोलनी है ना यहाँ बैठ के, और वो यहीं बैठ के बोल सकते हैं। चलो, कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, लेकिन हम पे GT20 के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम जॉब नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये माइंडसेट था कि मैं जॉब करूँगा और करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 साल की अगर मैंने डिग्री ली है, इतने पैसे लगाए हैं, बाप ने अगर निचोड़ दिया सब कुछ, तो जॉब करनी है। लेकिन वालिद साहब को भी ये नहीं आइडिया था कि यार ये जॉब करेगा या नहीं, उनको कुछ नहीं पता था। उनको बस याद था कि यार पढ़ने गया हुआ है, अभी आगे देख लेगा, इसको मैंने एक सीढ़ी चढ़ा दी, अभी ये खुद ब खुद आगे देखेगा। लेकिन यू वर द वन हु सेड कि नहीं यार, मुझे लगता है ना तेरे अंदर की जॉब का मुझे फंसवा रहे हो तुम ना मेरे अंदर है। हाँ, अरे मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। आई हेटेड द फैक्ट व्हेन माय मॉम यूज्ड टू वेक मी अप फॉर स्कूल सुबह। अब तुम्हें मेरे अब्बा का रूटीन पता है, बिल्कुल, ठीक है। वो माशाल्लाह फजर पढ़ के सोते हैं, ठीक है, पर जोर में उठते हैं। तो मैंने बचपन से वो रूटीन देखा, मैंने उसको आइडियलाइज किया कि यार ये परफेक्ट रूटीन है, नमाजें भी कदा नहीं हो रही, ठीक है, और चिलिंग सीन है। तो मुझे यही था कि कुछ इस तरह का करना है कि मैं ये करूँ। और यूनिवर्सिटी में तो जिस तरह उठ गया पहुँच गया, 407 ले के मैंने 3-3 हज़ार के बिल भरे, सब कुछ किया कि बस पहुँच जाऊँ टाइम पे।
तो जिस तरह मैं पहुंचा हूँ 16-17 साल सुबह उठ के, वो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं कहा यार ये सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता मुझसे, ये सुबह का उठना, ये मुश्किल है। हाँ ये मुश्किल है, ये सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता। तो आई वाज लाइक हम जो अब काम कर रहे हैं पिज़्ज़ा प्रोस, वो भी कुछ 11:30 बजे जाए खुलता है सुकून में। वो भी मेरे लिए सुबह है, तो तुम ही जाते हो सुबह, मैं आता हूँ शाम में। हाँ भाई क्या चल रहा है। तो लेकिन मैं जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको मैं ये एक एडवाइस दूंगा कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ऐसा ही है। हम जब बिजनेस में घुसे तो हमने कहा यार काश जॉब कर लेते। बहुत पॉइंट आए हैं, बहुत टाइम, बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि वी थॉट हाँ यार कोई 9 to 5 कर लेते, कम से कम पैसे बैंक में गिर तो रहे होते, आ तो रहे होते, डिपॉजिट्स आ रहे होते। लेकिन आई थिंक लेकिन हम दोनों को बिजनेस ने जो चीज़ सिखाई है वो थोड़ा दुनिया से लड़ना सिखाया है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो 9 to 5 वाले हैं उनको ये लगता है कि नहीं यार बिजनेस वालों की लाइफ है और ये सारी चीज़ें, ये तो ज़िंदगी जी रहे हैं और ये सब कुछ। लेकिन नहीं भाई, हम छुट्टी वाले दिन भी काम के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। हम सारा मसला ये, मैं तो फिर भी पैसे निकाल देता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, तो बेचारा बहुत एंड में जाके पैसे निकालता है कि यार जब बिज़नेस के सारे मसले मसाइल पूरे हो जाएं। तो अब मसला ये है कि बिज़नेस में हम अपने बिज़नेस के कर्जदार हुए हुए होते हैं काफ़ी अर्से तक। ऐसा ही हमारा बिज़नेस हमारा कर्जदार हुआ होता है काफ़ी अर्से तक। लेकिन हमारी बैकबोन है। हाँ बिल्कुल। अब जॉब में ये है कि अगर आपकी कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही, नहीं कर रही, आपके जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक में आएगा, आ जाती है। क्योंकि जॉब वाले का सीन ये है, वो 9 to 5 सिर्फ उसका दिमाग चल रहा है। सुबह उठा है, कॉफ़ी पी है, 9 बजे उसने मतलब 8 बजे ड्राइव करना शुरू किया, 9 बजे वो जॉब पे पहुंच गया। बीच में उसको ब्रेक भी मिलती है जिसमें वो लंच करता है, फिर छोटी मोटी ब्रेक्स मिलती हैं, 5 बजे उसका दिमाग क्लोज, बाकी फिर वो अपने बारे में सोच रहा होता है। हम लोगों का ये है, या बिजनेस वालों का ये होता है, वो सोते हुए भी सोच रहे होते हैं कि यार अगले दिन मैंने क्या करना है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि रात के 3-3 बजे हमने दूसरे को कॉल किए यार क्या हो रहा है ये, इसको कैसे सही करना है यार। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। फिर हमारे 2-3 फील्ड एडवेंचर्स भी थे जहाँ पे हमने कोशिश की कि हम उसको एक्सपेंड करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि लाइफ गोज़ ऑन। हमने डिफरेंट चीज़ें अगर ट्राई की भी हैं और करनी भी चाहिए। आई थिंक फेलियर्स से ही बंदा सीखता है। और हम लोग ऐसा तो नहीं है कि रुके उसके बाद। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आगे भी चीज़ें देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसमें सक्सेस देगा इंशाल्लाह। एक फील्ड एवेन्यू हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक है क्रिप्टो भी। फेल्ड नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस में कह सकते हैं कि हम फेल्ड एक्सपीरियंस था। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस ही था। तो आई थिंक हमने उस चीज़ से इस तरह कुछ सीख लिया कि अगर हम उसको तमीज़ से प्यार से करें ना, तो हम लोग उसमें भी बना सकते हैं। अब मैं एक बंदे की वो वीडियो देख रहा था, उसने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट दिया था कि यार इतनी तो आप अपने अंदर हिम्मत रखो लॉस की। अगर आप कहीं जाते हो यूनिवर्सिटी या कहीं भी ट्यूशन लेते हो तो आप ट्यूशन फीस तो भरते हो ना। सही है। तो इतनी तो आप हिम्मत रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला हो गए हैं कि हम लोगों ने बहुत कम अरसे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली, बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग क्रिप्टो। बिल्कुल ठीक है। जो लोग बोलते हैं यार हमें साल बाद समझ आया, हम लोग 1 हफ्ते के बाद बोलते हैं यार ये हो रहा है। यार जिस तरह मेरा अभी जो दोस्त है जिससे मैंने क्रिप्टो का थोड़ा बहुत मैं उसको देखता था करने के लिए कि क्या कर रहा है वो, और वो अच्छे पैसे बना रहा था, कभी नहीं भी बना रहा था, कभी बनाता भी था। तो जब मैंने उसके साथ बैठना शुरू किया, क्रिप्टो सीखना शुरू की, तो मैंने देखा जब हफ्ते के अंदर चीज़ें वगैरह हमने सारी उसकी A to Z, वो कह रहा है कि मुझे 3 साल लग गए, 4 साल लग गए इस A to Z पे पहुंचने के लिए, तो हमने हफ्ते में A to Z कर लिया। तो आई थिंक ये अच्छी बात है यार, हम इसको 1 हफ्ते के अंदर सीख गए। अच्छा, इस बंदे के पास दिमाग भी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा प्रोस स्टार्ट कर दिया था और अभी हमारा लास्ट सेमेस्टर रहता था दोनों का। हाँ 2019 में। 2019 आखिरी सेमेस्टर रहता था, हमने पिज़्ज़ा प्रोस स्टार्ट कर दिया था। और वो यही था कि ऑब्वियसली पिज़्ज़ा प्रोस के चक्कर में इतना बिजी थे, साथ में पढ़ाई आखिरी साल लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो हालत ख़राब हुई थी। हाँ। तो स्टैट्स पे मैं तुम्हारे पास आया था, इस बंदे के पास गया, मैं कहा देख भाई वो दिमाग मेरे पास नहीं था। नहीं वो दिमाग आपके पास था। नहीं लेकिन सिखाया तो तुमने ना। वो तो एक रात के अंदर अगर स्टैट्स की बुक इंसान अपने दिमाग में डाल ले और अगले दिन पेपर दे के पास हो जाए, तो दिमाग मेरे पास हुआ या आपके पास हुआ? लेकिन तुमने सिखाया था ना। अच्छा तो मैंने सीखने में उसको साल लगाया, 2 साल लगाए। तो वो एक रात में जो इंसान स्टैट्स की बुक सीख जाए, मैंने बस बोला कि यू वर स्मार्ट इनफ टू गेट थ्रू इट। देख वरना एक और सेमेस्टर हो जाएगा भाई का, डिग्री और लेट हो जाएगी, पहले 5.5-6 साल हो गए, बस ये करा दो यार। क्रिप्टो में मैं तो बैठा हूँ ना बंदे के साथ, हफ्ता 2 हफ्ते मैंने उसको देखा वो क्या कर रहा है, मैं सीखा है।
आपने किससे सीखा? यूट्यूब जिंदाबाद। तो कौन हुआ स्मार्ट? हाँ लेकिन देखो हम ये दिमाग तो था हम दोनों के पास ही था, काश अच्छी तरह लगा लेते। अच्छी तरह लगेगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह। फिलहाल क्रिकेट पे वापस आते हैं। तो तुमने यहाँ पे हार्डबॉल क्रिकेट शुरू की, हाँ उसके बाद यू बिकेम लाइक वन ऑफ द टॉप लीडिंग स्कोरर्स ऑफ मिसिसागा, राइट? हाँ 2017-2018 में। हाँ, तो तुम्हें ये नहीं हुआ कि यार कनाडा खेलता हूँ? यार कनाडा जब उस टाइम पे इस तरह था कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, तो अंपायर्स वगैरह जब थोड़ी बहुत देखते थे आपको शॉट्स मारते हुए, आपको ग्राउंड में फील्डिंग करते हुए, तो उन्होंने कहना है कि यार तुम्हें ऊपर खेलना चाहिए। जैसे यहाँ लेक शोर क्रिकेट लीग खेल रहा हूँ मैं, उसके ऊपर TND है, TND में S9 होता है सुपर 9, जिससे कनाडा की सिलेक्शन होती है। तो मुझे उन्होंने कहना उसमें खेलो। तो उस टाइम पे मैं उस डिसीजन को इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मुझे कई लोग बोलते थे कि यार कनाडा के अंदर जो कनेडियन प्लेयर्स है ना, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पर ईयर 20,000, 30,000, $40,000 का मैक्सिमम, और उसमें से टैक्सेस भी कटेंगे। तो वो उबर ड्राइव कर रहे होते थे, तो कोई करियर नहीं था खास। तो मैं उस वक्त तो ये सोच रहा था ना कि पढ़ाई करके उसके बाद जॉब करेंगे, तो इस चीज़ की तरफ आए ही नहीं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत चल रही है, कनाडा हरा सकता है अभी अगर कभी फेस किया। यूएस ने तो हरा दिया। तो ये हमारे पाकिस्तानी जा रहे हैं और यूएस में खेल रहे हैं जाके। तो अच्छा, एक और चीज़, वालिद साहब के बाद ये बंदा सबसे बड़ा फैन है बाबर आजम द ग्रेट किंग। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बाबर आजम को मैं अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूँ। वो बॉलिंग करता था। अच्छा। बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था ऑब्वियसली, लेकिन वो करा जाता था मैच में कोई 7-8 ओवर, कभी कभी उसने 10 ओवर का स्पेल भी किया है। तो मुझे बस ना एक शुरू से ही पसंद है एक शॉर्ट कवर ड्राइव, और उस कवर ड्राइव में कोहली भी आता था, उस कवर ड्राइव में माइकल क्लार्क भी आता था, और कवर ड्राइव में अब स्ट्रेट ड्राइव के लिए सचिन तेंदुलकर मशहूर है, लेकिन वो कवर ड्राइव बहुत अच्छी मारता था। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स मुझे, अब बाबर आजम एक ऐसा बंदा था जो पाकिस्तान में यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इन लोगों के जाने के बाद मुझे कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं जो कवर ड्राइव मार सकता हो प्रॉपर। इक्का दुक्का थोड़े बहुत हैं, हारिस सोहेल कभी मार लिया, लेकिन बाबर आजम था जो एक ऑरा है, वो मुझे समझ आया, मुझे उसकी कवर ड्राइव पसंद आई। कवर ड्राइव, मैं ये नहीं कहता उसको बोलना बिल्कुल नहीं आता, नहीं मैं उसकी पर्सनालिटी पे तो जा ही नहीं रहा। हाँ, क्रिकेटिंग स्किल्स पे मैंने उसको इसीलिए पसंद किया क्योंकि वो कवर ड्राइव बहुत अच्छी मारता था। आहिस्ता मैंने उसको इतना देखना शुरू कर दिया। जब आप एक बंदे को इतना देखना शुरू कर देते हैं ना, वो दिमाग में एक फितूर बन जाता है। तो मुझे नहीं पता लगा मैं उसका फ़ैन कब इतना बड़ा हो गया कि मुझे जब लोग उसके बारे में बात करना शुरू लगे या उसकी बुराई करते थे तो मुझे बुरा लगता था। जैसे मुझे रोनाल्डो को लेके था। हाँ, मुझे याद है वो आपने एक उसके लिए व्लॉग भी किया हुआ है पूरा। हाँ, लेकिन अब देखो, अब आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि अब रोनाल्डो इज बड़ा हो गया। हाँ, बूढ़ा हो गया, डन हो गया, खत्म हो गया। अब वो पीक डेज वापस नहीं आ सकते। ऐसा ही है। तो मे बी इट्स हाई टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट। बाबर आजम बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन खत्म हो गया। बाबर आजम के बाल सफेद हो चुके। हाँ, लेकिन कैप्टनसी लेने की वजह से ना लेता कैप्टनसी, खुदा की कसम, अभी हाँ, लेकिन 30-40 सेंचुरी पे खड़ा होता। नहीं, ये पाकिस्तान में ना शुरू से मसला ये रहा है कि उन जो मैनेजमेंट होती है या PCB है, उसने कभी प्लेयर को बनने दिया ही नहीं प्रॉपर। नहीं, इसको तो शाहिद अफरीदी भी था, शाहिद अफरीदी को सपोर्ट थी, शाहिद अफरीदी ने बहुत सारी इनिंग्स खेली हैं, पाकिस्तान को जिताया है, लेकिन वो इतना फ्लॉप हुआ है 100%। लेकिन लोग उसके फ्लॉप जहाँ पे भी हो रहा है उस चीज़ को नहीं वो देखते। वो सिर्फ देखते हैं कि उसने मैचेस कितने जिताए हैं या कितने छक्के मारता था या क्या उसका स्ट्राइक रेट हुआ। एंटरटेनर से ज़्यादा खूबसूरत था। तो वो ग्राउंड पे होता था, उसकी प्रेजेंस जो थी वो टीम को चाहिए होती थी ताकि पाकिस्तान टीम का नाम ऊपर हो। तो लेकिन अगर आप देखें उस टाइम में पाकिस्तान को इतने खास बाहर होम के अलावा अवे में कोई मैचेस नहीं इतने खास जीता होता था। होम के अंदर भी मैचेस हार रहे होते थे, चीज़ें सेम ही हैं। लेकिन बस बाबर आजम से मुझे लगता है लोगों को तकलीफ है और स्पेशली पाकिस्तानियों को तकलीफ है। यार देखो, जब बाबर आजम 2015-16 में आया था, मुझे एसटीएल में मेरे बहनोई ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा ये लड़का आया पाकिस्तान टीम में, जब ये शॉट मारता है ऐसा लगता है इंडियन प्लेयर शॉट मार। हाँ, यानी इसके लिए भी ये कोहली खेल रहा था ना, कोहली का प्राइम था। हाँ, तो यानी इसके बारे में ये था कि यार ये बहुत अच्छे शॉट मारता है और लाइक यू नो तमीज़ से खेलता है, सेंसिबल खेलता है और ये सारी चीज़ें। फिर आई गेस इसके ऊपर जब कैप्टेंसी डाली गई ना, तब ये हो गया बेचारे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि
सब ये बोलने लगे इसको कैप्टनसी नहीं आती, फिर दूसरी चीज़ आ गई इसका स्ट्राइक रेट, तेज। अब ये तेज खेलने वाला प्लेयर है ही नहीं। स्ट्राइक रेट अभी बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन फिर भी ये वो जो बोल रहे हैं ना कि एक ओवर में ये 24 रन 30 रन मार दे, ये वाला प्लेयर नहीं है। हाँ ठीक है, तो अब आपने इसको इतना प्रेशर में डाल दिया कि इसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इफेक्ट हो गई। यार हर प्लेयर के ऊपर ना पैच आता है एक बुरा, काफ़ी लंबा नहीं हो गया? काफ़ी लंबा तो हो गया है। हाँ। तो उसमें वही बात है ना कैप्टनसी की। देखिए जो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए वो मैं उसके बारे में एक्सेप्ट करता हूँ। वो उसका एक ऐसा डिसीजन था जब उसने स्टार्ट में कैप्टनसी ली है, और उसकी कैप्टनसी के अंदर उसने 2021 का जो वर्ल्ड कप था उसका सेमीफाइनल वो हम हारे। वो अब अगर आप कहें कि वो बाबर आजम की वजह से हारे हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा। वो एक परफॉर्मेंसेस हो जाती है, आपकी किस्मत, आई थिंक उसकी किस्मत ही ऐसी रही है। अब देखें आप 2022 का उसने फाइनल खिलाया, अब उसने नहीं खिलाया, आप बोलेंगे ये हारिस ने आके परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दी, शैडी ने बीच में आके खेलना शुरू किया, शाहीन शाह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। हाँ लेकिन वो तो इंजर हो गया ना एंड पे। तो लेकिन उसमें फिर कैप्टनसी की बात नहीं होती बाबर आजम की कि उसने कैप्टनसी की वजह से यहाँ पहुँचाया। लेकिन अगर कोई ये 2017 की अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सैफी भाई की कैप्टनसी की वजह से हम फाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि फ़खर जमान की सेंचुरी थी, बॉयज़ क्या ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम पकड़ के बैठे हुए थे, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एक एक बंदे की नहीं, हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा था। हाँ देखो भाई, पाकिस्तान जहाँ पे भी कहीं भी पहुँचा है, तो अब जैसे 2022 का फाइनल हम खेले, 22 का फाइनल खेले इंग्लैंड के साथ, तो उसमें अब बहुत से लोग क्रिटिसाइज ये करते हैं कि नहीं वो तो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तुम लोग तो किस्मत क्या बोलते हैं, कुदरत का निज़ाम की वजह से पहुंचे हो। तो एज अ कराचीआइट आई लव सैफी भाई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाँ हमारी डिबेट ही सारी जिंदगी आई थिंक ये अभी अगले 50 साल भी ये चल रही होगी कि सैफी अच्छा था, नहीं मैं बाबर आजम बुरा था। आई एम नॉट सेइंग सैफी प्लेयर बेहतर किसी से, सैफी प्लेयर नहीं था, बट एज अ कैप्टन yes, Saifi was better than Babar. You cannot deny that. ठीक है, तो कह सकते हैं। तो अब मसला ये था कि जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी लेकिन पहुंचे हैं ना, वो भी एक तरह से कुदरत का निज़ाम था। सैफी भाई के 2 कैचेस छूटे थे, कुदरत का निज़ाम। उधर आपको एक बंदा मिल गया आपको टीम में ऐसा, हसन अली, ठीक है, जो परफॉर्म करना शुरू हो गया। वो ऐसी उसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी कि वो विकेटों में विकेट लेता गया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था हसन अली। तो अब हसन अली कहाँ है? लेकिन ये अब ये नहीं वो कराची वाले जो 2 बॉयज हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा सैफी की कैप्टेंसी थी जिसने हसन अली जैसे नाकारा को क्या से क्या बना दिया। अगर हसन अली अच्छा होता तो अब करता ना कुछ। तो बेसिकली ये कह रहे हैं आप कि आपको ऐसा बंदा चाहिए जो कीपर हो, स्टंप्स के पीछे हो, आप ही कीपर ही है, सबको देख रहा हो, यस, और सबको गालियां दे रहा हो ग्राउंड के अंदर। भाई पाकिस्तानी कौम मेरे ख्याल से बनी गालियों, हाँ डंडे वाली कौम है, डंडे वाली कौम। इमरान खान ने गालियों के तहत ही आपको जिताया है 92 का वर्ल्ड कप। हाँ लेकिन वो इमरान खान तो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है ना, उसको अब आप कहेंगे ये सैफी के साथ कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान को, तो वो ये कभी हो नहीं सकता। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं सैफी, इमरान खान एक ज़बरदस्त किस्म का ऑलराउंडर था जिसका आज तक लेजेंड्स में नाम आता है। सैफी का लेजेंड्स में नाम क्यों नहीं आता, मुझे आप ये बताएं। देखें आप मेरी बात सुने, आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, खत्म हो गया। अब मसला ये है कि आपको खानों ने जिताया, फिर उसका मतलब यूनुस खान, इमरान खान, सरफराज खान, ऐसे ही। ठीक है, सरफराज खान, अच्छा पूरा नाम सरफराज, सरफराज अहमद खान है ना, शक्ल से नहीं लगता तो मैंने कहा। हाँ वो यूसुफ ज़ई पठान है मेरे ख्याल से। अच्छा तो अब देखें अब खान कौन है हमारी टीम में? खान अभी इस टाइम पे नहीं, तो उस्मान खान, तो अभी रिजवान आ गया ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं ना, तो वो भी खान है। हाँ पठान है वो, पठान। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस्मान खान, ये हमने यूएई से क्या बोला लिया है यार। अच्छा यार उस बंदे की एक बॉल मिडिल नहीं होती यार। अच्छा मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूं। उससे बेहतर मैं खेल लूं। कौन? नहीं वो उस बंदे की एक बॉल मिडिल नहीं होती यार, मुझे सारे उसके रन एजेस पर हैं, वो पता नहीं बिलावजा। नहीं वो एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है। वो मैं बताता हूं, वो नहीं पता वो किस टाइप का प्लेयर है यार। हमारे ऑब्वियसली पर्चियां चलती हैं, सबको पता है। नहीं इसको जो यूएई से लेकर आए ना, उन्होंने कहा चल बेटा हम अब तुझको इतना अकोमोडेट करेंगे, तू जितनी भी गलत परफॉर्मेंस दे हम तुझे खिलाएंगे। लेकिन हाँ, लेकिन उस्मान खान की मैं आपको बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी बताता हूँ, मुझे याद है। यहाँ पे GT20 आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, इसकी सिलेक्शन से पहले GT20 हो रहा है। तो मुझे शौक़ है कि मैं प्लेयरों से बात करूँ, उनके करीब रहूँ, ऑटोग्राफ्स का शौक़ है। तो ऐसी जब प्लेयर्स की बसेस निकल रही होती है ना बाहर, तो मैं उस जगह जाकर खड़ा हो गया। तो ब्रैम्पटन वुल्व्स की तरफ से खेल रहा था उस्मान खान ना उस टाइम पे, और यूएई का ही मेंबर था।
तो वहाँ से इसने उस दिन अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, उसने अच्छे खासे छक्के लगाए स्टेडियम के बाहर में। तो मैं भी उस्मान भाई लगाऊँ। तो मैं बाहर खड़ा हुआ, तो ये अब बैग पकड़ के, किट बैग पकड़ के आ रहा है। तो जैसे ही आया ना, तो मैं इसको पंजाबी में इससे बात कर रहा, तो मैंने कहा उस्मान भाई, तो इसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा यूएई की तरफ से ही खेलना है, पाकिस्तान टीम में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ कहता है इंशाल्लाह यूएई खेलेंगे। आप यकीन करें 3 महीने बाद पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई थी इसकी। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन बात यह है कि इस यूएई के साथ ये ज़्यादा फिट कर सकता था अपने आप को, क्योंकि वैसे भी बना भी यूएई कंडीशन में, और यूएई खेलेगा हमेशा यूएई में, जो उनके रैंकिंग के हिसाब से वो कभी बाहर इतना कम ही जाएंगे। तो उस्मान खान अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान खान चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर एक अच्छा परफॉर्मर होगा अगर इसको चांस मिला, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 कीपर हैं, उसमें रिजवान है, वो तो कैप्टन है, वो तो खेलेगा, दूसरा उस्मान है, तीसरा कीपर ही नहीं है हमारे पास। हसीबुल्ला भी नहीं लिया? नहीं, ना हसीबुल्ला है। तो अब मसला ये, मुझे ऐसा लगता है इसको खिलाएंगे नहीं है, इसी तरह ही इसको साथ लेके चलते रहेंगे और उसके बाद कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़। तुमने तो मुझे कहा था कि अब्दुल्ला शफीक जो है, जब टीम में अच्छा परफॉर्म करने लगा था, तो मैंने कहा यार साइम और फ़खर ओपन करेंगे, तो तुमने कहा नहीं यार अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तानी कंडीशन में बहुत अच्छा है, तो बेचारे को साउथ अफ्रीका की वजह से टीम से ही निकाल दिया। यार आपको मैं वैसे एक वो तशबीह दे के बताता हूँ। अब मेरे पीर मुर्शद हैं, वो किसी दूसरी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर पीर मुर्शद किसी इंसान को पसंद करते हैं ना, मुझे उस इंसान से वैसी मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। अब बाबर आजम है ना, इसको अब्दुल्ला शफीक बहुत पसंद है, तो मुझे अब्दुल्ला शफीक से बाबर आजम की वजह से मोहब्बत है। और वैसे भी अच्छा प्लेयर है, हमारे पास टेक्निकल साउंड प्लेयर पाकिस्तान में आता ही नहीं है। मैं ये बोला अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा प्लेयर था, उसको होना चाहिए था स्क्वाड में यार। स्क्वाड में तो होना चाहिए था उसको, लेकिन अब इसकी फॉर्म बहुत बुरी चल रही है यार। पाकिस्तान क्या यार, ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छा करके गया, साउथ अफ्रीका में बेचारा 3 टक पे आउट हो गया, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन आई थिंक अभी जो हमारी 3 चेयरमैन चेंज हो रहे होते हैं, सिलेक्शन कमेटियाँ 4 5 दफ़ा चेंज हो रही होती हैं, उसके अंदर हर बंदा अपनी मनमर्जी कर रहा होता है, इसी वजह से हम बर्बाद करते हैं अपने प्लेयर सारे। अच्छा, अभी सिलेक्शन कमेटी के अंदर अजहर अली है, आकिब जवेद है ना जो मेन। हाँ, लेकिन अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार, यार इनसे, और वहाब रियाज भी बीच में आगे पीछे मुझे नजर आ रहा होता है चलता फिरता। वाटर बॉय है। वो अभी चाह रहा है कि उसको कोई ना कोई मिल जाए। वो था एक ज़माने में मिनिस्टर तो था। हाँ, मिनिस्ट्री उसने ली, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ली, फिर उसके बाद आ गया। हाँ, नहीं 6 चक्के तो उसने पहले खा लिए थे। नहीं, मिनिस्टर यही तो बोलते हैं। अच्छा हाँ, मिनिस्ट्री के बाद जो बलूचिस्तान में कोयटा में तो हमारे इफ्ती भाई ने। चाचा भी नहीं है टीम में यार, चाचा को तो होना चाहिए था। लेकिन चाचा जी के दूसरे पार्टनर आ गए ना, खुशदिल शाह। अबे यार वो तो अल्लाह माफ करे, वो भी मुझे समझ नहीं आया आज तक वो प्लेयर यार। अभी सब छोड़े, राणा भाई, राणा जी साहब, यार मैं बताता हूँ फ्रॉम फूल नगर। हाँ, ये सारे जो अभी जो मीडिया में बात हो रही है ना, वो ये हो रही है कि ये सब लोग आए हैं बीपीएल की वजह से, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से। उसकी परफॉर्मेंसेस की बेस पे इन्होंने खुशदिल शाह को भी डाल दिया, इन्होंने फ़हीम अशरफ को भी डाल दिया। तो वो आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं परफॉर्मेंसेस दे के पाकिस्तान टीम में तो आ गए हैं, बीपीएल वाले पैसे नहीं दे रहे उनके। तो आप ये हिसाब लगा लें कि ऐसी लीग के ऊपर हमारी पीसीबी बैंक कर रही होती कि अगर यहाँ हमारा प्लेयर जाके परफॉर्म करे तो हम इनको टीम में रख लेंगे। मुझे इनका फंडा समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफी होने लगी है, फाइनल भी लाहौर में होगा और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होगा। ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। फाइनल कैसे लाहौर में होगा? फाइनल तो दुबई में नहीं है। नहीं, वो इसलिए वो तब होगा जब इंडिया पहुँचेगी। अच्छा, ये है। हाँ, अच्छा, आई डिडंट नो। हाँ, लेकिन वो लाहौर के अंदर फाइनल होगा तब अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती, और लाहौर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलेंगे। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दिया बिला वजह। हाँ, बिला वजह नहीं, ये 100% बता रहा हूँ। अच्छा। मैंने ये प्रेडिक्शन आज से पता नहीं किसी को 2-3 हफ्ते पहले बताई है। आज रिकी पॉन्टिंग ने भी यही बात की है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल इन लाहौर। ये पॉडकास्ट आप दोबारा रिपीट करके मैं देख रहे होंगे और फिर कह रहे होंगे वाकई यार सही कह रहे हैं। चलो देखते हैं। और उसमें राणा जी हो, उसमें ABC आलम फालम कोई भी प्लेयर हो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के सामने पाकिस्तानी प्लेयर जब खेल रहा होता है ना, उसका जोश ही अलग होता है। वो बात सही है, लेकिन मैं हमेशा वर्ल्ड कप में ICC इवेंट से पहले कोई इस तरह की एक सिलेक्शन क्यों होती है जिसपे लोग बड़ी
तनकीद करते हैं। जैसे इससे पिछली दफ़ा हसन अली की हो गई थी, लोग कहे भैया ये कहाँ से आ गया, ठीक है, और अब राना साहब की हो गई, जब लोग बोले यार ये कहाँ से आ गया। तो ये पीसीबी क्यों करता है इस तरह की हरकतें भाई? पीसीबी क्यों करता है हरकतें, ये तो पीसीबी बता सकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो नकवी साहब चेयरमैन है ना बैठे हुए, ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बंदे हैं। यस सर। और जब गवर्नमेंट के बंदे हों तो आपको ये अब शान मसूद है, शान मसूद के बारे में ये कहा जाता है कि शान मसूद पर्ची है बहुत बड़ी, यस, लेकिन उसने परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। यस, कहते हैं कि बहुत बड़ा एक पॉलिटिशियन है जिसने इसकी जो है वो सिफारिश की है इसको पाकिस्तान टीम में लाने के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ से। तो ये आया, आज पाकिस्तान का कैप्टन बैठा हुआ है। तो प्लेयर कोई भी आ रहा है, वो आज कल की डेट में जो पीसीबी ने चीज़ पकड़ ली है वो डेटा एनालिसिस पकड़ ली है इस्लामाबाद यूनाइटेड को फॉलो करते हुए। वो डेटा देखते हैं, जब देखते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर वो एक्सपीरियंस की तरफ चले जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस में यही है, राना जी, खुशदिल शाह, जो लोग प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर जाएं, वो लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है। यार लेकिन मैं अब ना आप उसको चेंज कर सकते हैं ना मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। हम सिर्फ ये कर सकते हैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें और बाबर आजम को पसंद करें। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन देखो यार, आई रियली लाइक्ड हिम, बट मुझे अब समझ आ गया कि अब वो जो ग्लोरी डेज थे ना वो शायद मुश्किल ही वो वापस आने हैं। अभी ग्लोरी आई नहीं है, आई है बस, अब ख़त्म हो गई। हाँ, वो एचएस के टाइम पे जब एचएस का बल्ला यूज़ कर रहा होता था, फिर उसके बाद ये ग्रे पे आ गया, अब सीए पे आया है। अच्छा, अब अपनी घर की लकड़ी पे वापस आ गया। अब इसकी परफॉर्मेंसेज आप देखिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। मुझे याद है यार, आपके साथ जब मैचेस देखा करता था, बाबर आजम के बारे में पहले आप तारीफ करते थे, मैं बाद में कहता था हाँ 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 हाँ, तो दोज वर हिज ग्लोरी डेज। लेकिन मुझे छोड़ दिया तन्हा क्योंकि बाबर आजम ने परफॉर्म करना छोड़ दिया। नहीं यार, तो कोई बात नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर एक प्लेयर आपका पसंदीदा प्लेयर है वो परफॉर्मेंस करना छोड़ दे तो उसको खैराबाद कह देना। नहीं यार, ऐसा थोड़ी है। नहीं, मैं खैराबाद नहीं, चढ़ते सूरज को थोड़ी सलाम करना है। नहीं, लेकिन मैं ये थोड़ी देखो यार, मेरे लिए तो पाकिस्तान टीम सबसे ऊपर है ना। हाँ। अगर बाबर आजम के रन नहीं आ रहे तो मैं बोलूँगा किसी और को ले आओ। अब मैं ये थोड़ी नहीं, मेरा फेवरेट प्लेयर तो अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बाबर आजम की जगह आपके ज़हन में कोई प्लेयर है? नहीं, अब तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अभी हम ये रिलीजन और ये डिफरेंट टिकटॉकर्स इन चीज़ों के बारे में जो कंटेंट वो बना के बेच रहे होते हैं, नेगेटिविटी बेच रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिकती है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं इस तरह के कि जो बाबर आजम की बुराई करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में मुझे कोई एक बंदा दिखाएं जो बाबर आजम की बुराई करता हो। इंडियंस यार, इंटरनेशनल मीडिया में मैं आपको बाकी ये गोरे क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो उसको प्रेज ना करता हो। इंडियंस कोई बाबर आजम की बुराई नहीं करते। कौन करता है बाबर आजम की बुराई? सबसे ज़्यादा तो बुराई सर मुझे वो जो समुंदर के साथ शहर लगता है हमारा पाकिस्तान में, उधर से आ रही होती है। कराची, मैं उसी शहर से हूँ सर। नहीं, लेकिन वो आपका, मैं तभी वो नाम नहीं लेता ना क्योंकि आप वहाँ से, मैं प्यार रखता हूँ उसके साथ मेरा। हाँ। नहीं, बाबर आजम यार नहीं, पाकिस्तान में भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं यार, ऐसी बात थोड़ी है उसको। पाकिस्तान में ही तो क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं, इंडिया में भी करते हैं। उसके बाद यार अब मुझे आप पॉडकास्ट के बाद आप मुझे सिर्फ ये दिखाइएगा कि पाकिस्तान के अलावा बाहर कहीं इंटरनेशनल मीडिया में बाबर आजम को कोई बुरा भला कह रहा हो। अभी रिसेंटली एमसीजी के अंदर उसका वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने गया हुआ, उसका बैट रख रहे हैं। हमारे किसी और प्लेयर का क्यों नहीं पड़ा हुआ? अरे भाई, मैं ये भाई उसकी खिदमात है, आप उसको बैट इसलिए रख रहे हैं बस अब सर रिटायरमेंट का टाइम आ गया। उसकी रीज़न ये है कि एक टाइम था शाहिद अफरीदी से पाकिस्तान की टीम जानी जाती थी। एक टाइम था जब वकार यूनुस की वजह से जानी जाती थी। एक टाइम था इमरान खान की वजह से जानी जाती थी, जावेद मियादाद की वजह से जानी जाती थी। अब टाइम है बाबर आजम का। हाँ, वो तो अब बाबर आजम की वजह से, अब बाबर आजम, मुझे आप ईमान से दिल से बताना है आपने, बाबर आजम जिस मैच में ना खेल रहा, आप वो क्रिकेट का मैच देखते हैं पाकिस्तान का? आप स्कोर कार्ड देखते हैं ESPN पे जाके, आप कभी लाइव नहीं देखेंगे उसको। क्यों? ये सिर्फ ये उसकी प्रेजेंस है। वो एक है पाकिस्तान के पास एक ऐसा एसेट है जिसको हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। और नहीं, उसने अपने आप को खुद बर्बाद किया, अल्लाह की कसम। उसने यार, वो बंदा अपनी फिटनेस पे अगर वो ध्यान रखता ना, ठीक है, अभी अब जाके वो थोड़े से फिटनेस पे वापस आया, वरना भाईजान बिरयानियाँ और पता नहीं क्या क्या खा के माशाल्लाह डबल चिन और पेट पूरा निकला हुआ था। सारे ही खा रहे हैं। फिटनेस की बात करें, ये वकार यूनुस और ये शोएब अख्तर की फिटनेस के अंदर राज आपको पता ही है कि वो क्या किया करता था। लेकिन अब मसला ये है कि अब इफ़ यू आर कम्पीटिंग विद कोहली, राइट,
अब कोहली इज अ फिटनेस फ्रीक। सर उसने कभी कंपैरिजन अपना विराट कोहली नहीं मैं कह ही नहीं रहा, कोर करने वाले हम हैं। हाँ। अभी साइम अयूब है, साइम अयूब ऐसा प्लेयर है जिसने कुछ 1-1.5 साल के अंदर पीएसएल के बाद एक्सेप्शनल खेल गया वो, लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंसेस की बेस पे वो पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान की टीम में आके उसने 25 इनिंग्स फेल की हैं, 25, लेकिन वो 25 इनिंग्स में जब वो खेल रहा था ना, यू आर लुकिंग फॉर हिज नो लुक शॉट, ऐसे ही कि यार ये कमाल बंदा है, उसको क्यों नहीं बुरा बोला? वो 25, इसने तो अभी 19 इनिंग्स से कुछ नहीं किया, वो तो 25 इनिंग्स उसको दी गई। 19 से ज्यादा हो गई नहीं, अभी 19 ही है यार, 2.5 साल तो हो गए, 3 साल तो हो गए, कुछ नहीं किया। सेंचुरी नहीं मारी, कुछ नहीं किया तो एक अलग चीज आ जाती है, लेकिन वो सेंचुरी नहीं मारी अलग बात है। तो साइम अयूब 25 मैचेस के बाद जाके चलना शुरू हुआ है। जैसे ही उसने अभी ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 सेंचुरियां मारी हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी परफॉर्म किया उसने, तो सईद अनवर मिल गया हमें, सईद अनवर आ गया पाकिस्तान के पास वो चढ़ा बहुत जल्दी देते हैं। तो यही बाबर आजम को भी कंपेयर करने वाले हम पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान में वो यूट्यूबर चल ही नहीं सकता जो बाबर आजम की बुराई ना करता हो। जो बाबर आजम की बुराई नहीं करेगा उसका यूट्यूब चैनल भी नहीं चलेगा। ये एक मिला हुआ है ना उनको, एक ट्रे में मिली हुई है एक चीज़ जिससे वो पैसे कमा रहे हैं, तो कमाने दें। तो जो उसके बारे में कहा जाता है स्टार्ट पैडिंग हो रही है कि भाई ये तो ABC टीम को मार के इसके इतने रन हुए हैं और इतना ये किंग बॉब्जी कहा जाता है, ये तो BC टीमों को मारा है इसने। BC टीमें इंटरनेशनल, अच्छा BC टीमों का कहाँ से आया है, मतलब कौन बात BC टीम नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही बात कर रहे होते हैं ना, ये B आ गई टीम, न्यूजीलैंड की C टीम आ गई। न्यूजीलैंड भेजते हुए ये बोल रहा होता है कि मैं अपनी C टीम भेज रहा हूँ, कभी भी तो नहीं बोलेंगे ना। इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेयर अगर पहुंच जाता है ना, वो B नहीं कहलाएगा, वो C नहीं कहलाएगा। अगर वो इंटरनेशनल टीम में आ गया वो A टीम ही है। अब मुझे ये बताएं, विराट कोहली जिस एरा में खेला है अभी और जिसमें उसने परफॉर्म किया है, जो बॉलर्स के अगेंस्ट उसने किया, ये आमिर वगैरह हमारे खेलते होते थे, अच्छे अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट उसने, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि विराट कोहली अगर एमरॉस के टाइम पे होता और इमरान खान के अगेंस्ट खेल रहा होता, ये वसीम अकरम वकार यूनुस के अगेंस्ट खेल रहा होता, तो इसके इतने रन ना होते। ये तो आम आजकल की क्रिकेट में जहाँ 2 बॉलें नहीं आ जाती हैं, छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं, बल्ले इतने अच्छे आ गए हैं, तो अब विराट कोहली जो है वो इस वजह से परफॉर्म कर गया। नहीं, उसने उस टाइम के लिहाज से परफॉर्म किया। तो अब बाबर आजम जो है वो भी हमारा बाबर आजम है यार। नहीं, मैं बाबर आजम को डिसओन नहीं कर रहा यहाँ पे। आपने तो कंप्लीटली डिसओन किया हुआ उसको पिछले कुछ 1-1.5-2 साल से। अगर मैं लोगों को अपनी चैट खोल के दिखाऊं ना आपके साथ जो बाबर आजम के बारे में, मैं बता रहा हूँ PCB के इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट बाद में आती है स्कोर कार्ड की, कमेंट्री बाद में बंद होती है, अभी मैच प्रेजेंटेशन का टाइम होता है, लेकिन अगर बाबर आजम डक पे आउट हो गया ना तो 1 सेकंड नहीं लगता आपकी तरफ से नोटिफिकेशन आने को। ऐसे ही है कि हाँ, तो ये डिसओन ही कर रहे हैं ना यार। डिसओन नहीं कर रहा है यार। देखो, जब वो आई वांट हिम टू परफॉर्म, ठीक है, एंड यू नो दिस, लाइक आई रियली वांट हिम टू परफॉर्म, ठीक है, बट नहीं हो पा रहा है यार उससे। तो यार लेकिन जब वो परफॉर्म करता है तब क्यों नहीं बोलते आप क्या कि यार हाँ वेरी गुड, नहीं यार, फिर आप BC पे आ जाते हैं। नहीं ये B टीम है, ये C। पाकिस्तान के अंदर ये आपको उस दिन भी मैं ये स्टैट दिखा रहा था कि सीना कंट्रीज में बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा रन किए। मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आते हैं। नंबर 1 पे बाबर आजम है, 50 से ऊपर की एवरेज है। अब वो बाहर जाके भी अगर खेल रहा है, या न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये अपना ऑस्ट्रेलिया, तो परफॉर्म कर रहा है वो। सिर्फ और सिर्फ हमें उसको सपोर्ट करना है और बैक करना है यार हमारे प्लेयर को। और जो लोग कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं लेकिन ये है कि ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो बहुत नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं बाबर आजम के बारे में। तो बाबर आजम से आपको और मुझे लगाव होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को होना चाहिए। चैम्पियंस ट्रॉफी में उसको सपोर्ट करें। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल होने वाला है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। बाबर आजम उसका हाईएस्ट रन गेटर होगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा। चले इंशाल्लाह। मैं मेरी तो दुआ है सर, ये होता ही है, ज़्यादातर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बॉलर बनते हैं। नहीं, मेरी तो दुआ है सर 4-5 सेंचुरियाँ आ जाएं। 4-5 सेंचुरी, टोटली 5-6-7 मैच है। कितने होंगे? नहीं, 3 ग्रुप, 1 सेंचुरी, 5 मैच, 1-2 सेंचुरी ही मार दे, बहुत होंगी। अच्छा, लोग कह रहे हैं ओपन करेगा। हाँ, ओपन करेगा। हाँ,
मुझे ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ओपन करेगा तो मैं बैटिंग डेप्थ काफ़ी मिल जाएगी। नहीं, उसकी एक रीज़न है क्या कि ओपनिंग के लिए आपके पास सिर्फ 2-3 लोग हैं, वो है उस्मान, रिजवान और बाबर। फ़खर ने तो करनी है। तो अगर बाबर आजम रिजवान अगर ओपन करेगा, प्रॉब्लम ये है अगर फील्डिंग पाकिस्तान टीम पहले करती है तो वो सारे 50 ओवर वो फील्डिंग भी करेगा, कीपिंग भी करेगा, फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली फटीग आती है बॉडी के अंदर, तो आते ही ओपनिंग करना वो टफ हो जाता है। उस्मान खान खेलेगा नहीं क्योंकि रिजवान खेल रहा होगा, तो बाबर आजम एक ऐसी ऑप्शन बचती है जो टेक्निकल साउंड प्लेयर अगर ओपन करेगा फ़खर जमान के साथ, तो वो ही ऑप्शन है हमारे पास दूसरी ऑप्शन ही कोई नहीं है। और मैं भी चाहता हूँ ओपन करे, मैं भी चाहता हूँ ओपन करे, हाँ, क्योंकि फ़खर मारेगा, ये रोक अच्छी बात की आपने। हाँ, रोक के बचा लेगा। ठीक है, तो नहीं यार, मैं आई एम नॉट अ बाबर आजम हेटर। मैं बस तुम्हें थोड़ा सा एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि यार वो गोल्डन डेज जो हैं वो चले गए। तुम अभी तक वो उम्मीद लगाए, अभी डायमंड प्लेटिनम की तो बारी है ना। अभी तो वो नहीं होता, वो जो बेचारा नाकाम आशिक, नहीं वो पलट के आएगी वापस, आएगी नहीं आएगी, चली गई, वो शादी हो गई उसकी, खत्म करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे शादी कर लेना अगर ये शायद, हाँ, तो ज़्यादा फायदा है। नहीं ऐसा नहीं बोलो यार, क्योंकि एक ज़माने में वो मीम चला था ना कि शादाब खान जब से शादी हुई है कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ। तो ये ना हो कि शादी कर ली तो बेचारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। नहीं, आई थिंक कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा दिमागी तौर पे सेटल हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। शायद तुम करो उसी साल बाबर आजम भी कर ले। तो मैं उसी का तो वेट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि अगर वो जब करेगा तो मैं फिर अपना उसी साल, आई थिंक मुझे लग रहा है महीना भी वही चूज़ करूँगा। ओह माय गॉड। चले तो वो आपको बताएगा कि मैं किस महीने में शादी। खैर, तो ये तो नहीं बताएगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं तो ऐसी मजाक में बात कर रहा हूँ। खैर चलें, तो भाई होपफुल हैं हम पाकिस्तान से। तो बॉलर्स कौन से खेलेंगे? हसनैन भी जा रहा है, पता नहीं कौन। हसनैन है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है और शाहीन है, यही बॉलर है फास्ट, 4 बॉलर है। अच्छा, टेल यू आर प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया। प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया इन यूएई, या अच्छा। ऑब्वियसली बाबर आजम फ़खर ओपन कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है वन डाउन आपके पास, वन डाउन आई थिंक इसके लिए नहीं, साउथ तो यार चौथे नंबर पे मेरा ख्याल खेलना चाहिए, रिजी बॉय। अच्छा, वैसे ये भी कह रहे हैं कि साउथ शायद ओपन कर सके, ओपनिंग करता रहा वो पाकिस्तान में सिंध की तरफ से, तो शायद वो भी करे। तो अभी आई थिंक प्लेइंग 11 के लिए यार थोड़ा जल्दी है मुझे। अभी आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे, ये ट्राई नेशन सीरीज जो हो रही है इसमें यही टीम खेलने वाली है। पहले ट्राई नेशन होगी, पहले ट्राई नेशन हो रही है। अभी 8 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। ओह, तो चैंपियंस ट्रॉफी इसीलिए तो गद्दाफी स्टेडियम ज़बरदस्त किस्म का रेडी कर दी है। वो आई थॉट पहले चैंपियंस ट्रॉफी बाद में ट्राई नेशन है, क्योंकि मुझे ये लगा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बुरी तरह हारेंगे, ग्रुप से बाहर होंगे और फिर ये ट्राई नेशन जीत के लॉलीपॉप दे देंगे और फिर सुकून करेंगे। हाँ, फिर हम बोलेंगे हमें तुमसे प्यार। ठीक है, ये होगा। लेकिन नहीं, अगर ट्राई नेशन पहले हो रही है तो चलो फिर तो सही है। ट्राई नेशन पहले हो रही है तो वो कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर उसके बाद हमारी PSL आ जाएगी। तो अगर हार भी गए तो हमारा दिमाग PSL की तरफ चला जाएगा, ये तो हमारा। लेकिन अच्छा, आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जब पाकिस्तान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता था ना, तब भी नून लीग की गवर्नमेंट थी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बता दिया ना। चलो तू कर देंगे बिलावल। एक और चीज़ थी, मेरे जेहन में नहीं आ रही, खैर नून लीग उस टाइम पे एक और चीज़ हो रही थी 2017 में, खैर जेहन से निकल गई, लेकिन उस टाइम भी नून लीग थी और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, और आई थिंक इसी तरह रमज़ान के आसपास ही था सिलसिला, राइट? हाँ, ये दूसरी चीज़ थी। और रमज़ान, और यही अभी होने लगा, सेम चीज़ें। 92 का जब वर्ल्ड कप जीता तब भी नून लीग थी? तब भी नून लीग थी? नहीं, तब नून लीग नहीं थी। और 2007 में तो थी नहीं। हाँ, नहीं, 2009 का जो वर्ल्ड कप जीते यूनुस, तब तो नहीं, ज़रदारी साहब थे, पीपल्स पार्टी। और 92 में भी मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी। हम हम वर्ल्ड कप्स को साइड पे रखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए हमें नून लीग चाहिए, रमज़ान चाहिए, और वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमें और स्पेशली बाबर आजम चाहिए। ओह माय गॉड, ओके, सैफी नहीं चाहिए आपको? सैफी चाहिए, एज अ मेंटर आ जाए वैसे टीम के अंदर, अच्छा होगा। हाँ, वैसे कुछ ना कुछ तो दो यार बेचारे को, यार कुछ तो दो बेचारे का। बिलाव जो करियर बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। अभी तो बेचारे में हिम्मत थी। खैर, वेलकम, लेट्स कम बैक टू कनाडा एंड एवरीथिंग।
तो मुझे ये बताइए आप कि आप कनाडा के बाद आप पाकिस्तान गए जब फर्स्ट टाइम, तो वो आपको क्या डिफरेंस लगा? पाकिस्तान मैं 2014 आई थिंक अगस्त में आया था इधर। फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान गया हूँ 2015 की गर्मियों में, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं जब पाकिस्तान गया हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी का हुआ। हालांकि मैं आया वहाँ हूँ, वहीं पे गुजारा है, 18-19 साल वहीं पे गुजारे थे, लेकिन जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। और जब मैं लोगों को देख रहा होता था कोई पाकिस्तान में कि चीज़ें बाहर फेंक रहे हैं गाड़ी से, या मुझे डस्ट एलर्जी, मेरा सबसे बड़ा मसला जो सॉल्व हुआ है ना कनाडा आके, वो ये था, मुझे डस्ट एलर्जी थी। तो मैं जब यहाँ आया तो वो चीज़ें बिल्कुल जिस तरह हवा खुल गई ना, सांसें खुल गई। पाकिस्तान वापस जाओ तो बीमार, फूड पॉइजनिंग ये होना शुरू हो गई, तो फिर मैं बड़ा कम जाया करता था। अब भी कम ही जाते हैं। मैं बहुत जाता हूँ। हाँ मैं मतलब लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हाँ इधर फैमिली इधर आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब जैसे तुमने गर्मी की बात की ना, अब पाकिस्तान के अंदर बहुत से जैसे मेरे मामू या इस तरह के लोग आते थे हमारे जानने वाले, तो हम थोड़ा सा ना अल्लाह माफ़ करे रिएक्ट करते थे कि अल्लाह ये इतना वाइट वॉश क्यों एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं जब गया ना तो मैं छुपकली देख के मैं घबरा गया। हालांकि पहले छुपकली कमरे में हो कुछ भी हो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इवन फ्लाइज और ये सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो नहीं यहाँ पे नहीं है, लेकिन छुपकली देख के मुझे डर लग गया भाई। मैं कमरे से भागता हूँ, अब छुपकली नहीं बर्दाश्त होती। हालांकि पहले मैं छुपकलियाँ मारी हुई हैं, लेकिन अब वो डर बैठ गया क्योंकि कितने 12-13 साल से छुपकली नहीं देखी भाई। तो वो एक फैक्टर है। फिर पाकिस्तान के अंदर हालांकि मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया जब अल्लाह माफ़ करे मैं 12-13 साल का था, और हर जगह ले जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान में वो सदर और इस तरह के जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है ना, वहाँ पे हाथ पाँव फूल जाते हैं मेरे, पसीने आ जाते हैं। कराची में एक दफ़ा गया हूँ, सदर सुना है, शारा फैसल सुना है, 2 तलवार 3 तलवार, कोई 4 तलवार भी है? नहीं 4 तलवार नहीं, 4 तलवार नहीं, 2 तलवार 3 तलवार है। लेकिन देखिए पाकिस्तान कनाडा में इस तरह में बात की ना कि वाइट वॉश और इस तरह के हो जाते हैं, ना मैंने आपके अंदर ये चीज़ देखी है ना मैंने अपने अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे इतने साल हो गए, 10-11 साल हो गए, हम वैसे ही हैं। हाँ, लेकिन अब मैंने जब पाकिस्तान गया ना तो मैं अपने दोस्तों को गाड़ी दे देता कि चलाओ, मुझसे नहीं चला जाएगी। तो उनको ये फीलिंग आने लगी वाइट वॉश हो गया। मैं कहा यार ये लेन में नहीं चला रहे और ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो गुस्सा आता था यार। ऑब्वियसली वो यहाँ पे जब आप सारा साल ड्राइव कर रहे होते हैं और पाकिस्तान जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो डर फिर ऐसा उतरता है, फिर आप पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा अच्छी गाड़ी चला रहे होते हैं। हाँ, ये डर उतर जाता है थोड़े से बाद, लेकिन फिर वो डर इतना उतर जाता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप स्टॉप साइन पे नहीं रुकते। रोलिंग स्टॉप चल रहा होता है। आई थिंक ये वाइट वॉश नहीं कहते इसको, थोड़ा तमीज़दार हो जाते हैं, तहजीब आ जाती है उनके नसीब तो वाइट वॉश हो जाता है, तमीज़ और तहजीब आ जाती है। मेरे दोस्त ने मुझे बड़ा उस तरह बोला कि तूने 19 साल यहाँ पे गाड़ी चलाई है, अब तुझे अंदर क्या नखरे कर रहा है। मैं कहा नहीं यार पता नहीं क्यों, थोड़ा सा टाइम दो हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत डर लगता रहा। चुरंगी पे सब घुस रहे हैं, बिल्कुल। इधर तो चुरंगी पे आप रुको, दूसरे को आने दो, फिर आप घुसो। उधर चुरंगी में सभी घुस रहे हैं, अब कैसे निकले चुरंगी से भाई। और बहुत गंदे गंदे एक्सीडेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे। एक्सीडेंट तो बहुत हुए हैं, 2-4 दफ़ा मेरा भी पाकिस्तान में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक बचे हुए हैं। हाँ मेरा हुआ है यहाँ पे। हाँ मेरे काफ़ी हुए हैं। हाँ 2-3 हुए लेकिन बड़े माइनर से थे, बचत हो गई। मेरे पाकिस्तान में नहीं हुए, नहीं पाकिस्तान में सबसे मेजर हुआ। मैं अभी वही सोच रहा था, मैंने कहा अभी शायद उसके बारे में बात की जाए, लेकिन नहीं, ना ही की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे 3 हुए। हाँ यहाँ पे माइनर थे, पाकिस्तान वाला तो मेजर एक्सीडेंट। नहीं पाकिस्तान वाला भी माइनर था, वो बन मेजर गया। हाँ वो बन मेजर गया, वो दुश्मनी वो होता है ना, जेलसी वाला फैक्टर आ जाता है। अल्लाह फसीदुद्दीन सोर्दी के बेटे ने गाड़ी मारी, अब देखो हम क्या करते हैं, क्या यही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये मीडिया हमारा इन लोगों को यही बेचना आता है, इनके पास यही चूरन है और कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें। तो बस ये सारे मामला थे। तो आर यू हैप्पी एंड कंटेंट इन लाइफ? आई थिंक कोई भी नहीं होता। जो बोलता है वो कहता है, वो मेरा ख्याल झूठ बोल रहा है, कभी भी नहीं हो सकता। ये हम ये ज़िंदगी ऐसी है, ये जो हमारा ये जो भी 60, 70, 80 साल या 50 साल जितना भी आपका टाइम होता है यहाँ पे, कोई जो भी ये बोलता है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच के मुताबिक वो हैप्पी कंटेंट होता है। आई थिंक अभी जो लाइफ का फेज चल रहा है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जब व्हेन वी वर यंग 18, 19, 20 टीनेज के अंदर, उसमें ऐसा लगता था कि आगे जाके लाइफ इज़ गोना बी रियली रियली इजी। तो
वो ऐसे बम्प्स आना शुरू हुए हैं लाइफ में, लेकिन अभी तक वो सेटलमेंट नहीं हो पा रही। लेकिन जब वो सेटलमेंट होगी फिर मैं कहूँगा हाँ मैं हैप्पी हूँ, कंटेंट नहीं हूँ, कभी कंटेंट होगा लेकिन हैप्पीनेस नहीं आएगी। तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब जिस चीज़ों में हम लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, जिस तरह हमने अभी ये आप के साथ हम मिलके ये हज का काम अभी स्टार्ट किया, इंशाल्लाह अभी ये भी सिलसिला, और राइस का जो सिलसिला कार हम देख रहे हैं, फिर हम ये पिज़्ज़ा प्रोज और ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो जब इन थोड़ी चीज़ों को थोड़ा अचीव करें आई थिंक तब हमारी ज़रा हैप्पीनेस हम, क्योंकि हम अब आज मुझे लगता था कि हैप्पीनेस जो है ना वो मनी से रिलेटेड नहीं है। ये जो भी जिसने भी ये बात बोली, ये जिसने भी निकाला है ना बचपन से दिमाग में डाली हुई थी कि पैसा जो है ना वो खुशी नहीं लेके आता, चला है। हाँ, बहुत बड़ा झूठ है, मेजर ला है। आई थिंक इसकी वजह से कुछ 4-5 साल भी हमारे बर्बाद हो गए सोच सोच के नहीं यार कोई मसला नहीं है। ये अपने आप को दिली तसल्ली खुशी देने के लिए कि यार पैसे से खुशी नहीं आती, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आजकल की दुनिया में खुशी भी पैसे से मिल रही है, इज्जत भी पैसे से मिल रही है। किसी को समझ आती है या नहीं आती ना है बात, लेकिन हम तो इस दौड़ में लगे हुए। मैंने एक कोट पढ़ी थी कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस बट इज अ लॉट मोर कंफर्टेबल क्राइंग इन अ यार्ड than in a bus. Yeah. And it's true. 100%. ठीक है, 100% I agree. फिर जो लोग कहते हैं ना कि भाई पैसा 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 सब कुछ नहीं होता, मर्द की ज़िंदगी में ना मैंने एक चीज़ ये देखी है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे अब्बा हो, चाहे वो तुम्हारे अब्बा हो, मर्द बेचारा ये का पैसा जो होता है उसका पैसा होता ही नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है, वो आता है घर वालों पे लग जाता है, और हमारी खुशी वही है, ऐसा ही है, हम उसी में खुश हैं। घर वाले खुश हैं। हाँ, I don't even remember when was the last time you bought something for yourself, and I don't even remember the last time I bought something for myself. ठीक है, मैं अभी तक iPhone 12 Pro चला रहा हूँ, तुम पता नहीं कौन सा iPhone चला रहे हो। हाँ, 13 चला रहे हो। बट मैं जब अब्बा के पैसों पे पल रहा था ना, तब हर साल नया फ़ोन, हाँ, हर साल नया फ़ोन आता था। ठीक है कि नहीं भाई, नया मॉडल आ गया है। उस ज़माने में सैमसंग यूज़र था, लेना ही लेना है। हाँ, लेना ही लेना, नया मॉडल आया है, हालांकि पुराना फ़ोन सही चल रहा है, नहीं नया नया लेना। तो अब जाके चीज़ें समझ आती हैं कि नहीं यार, आई थिंक पैसे की कदर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम ले नहीं सकते, लेकिन पैसे की कदर आ जाती है। एग्जैक्टली, हमें पता लग जाता है कि यार पैसे की ये वैल्यू है। और ये चीज़ जो माँ बाप ने बचपन से सिखाई हुई थी कि हाँ यार जब तुम खुद कमाओगे ना फिर तुम्हें समझ आएगी कि पैसे की क्या वैल्यू है। और जब कमाना हमने शुरू किया है तो हमें वैल्यू उस चीज़ की पता लगी है, बहुत देर में। हाँ, थोड़ी देर बाद आई शुरू में तो यार वो थोड़ा सा एक जो ट्रांजिशन था, हाँ, उस ट्रांजिशन में ऑब्वियसली उसको टाइम तो लगना था ना उस चीज़ को, तो वो थोड़ा इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा, हम चीज़ों को सीख गए, जल्दी सीख गए। 1-1.5 साल तो लगा था। अच्छा, मैं जिनको नहीं पता मैं स्टोरी समझाता हूँ। हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, हाँ, मुदस्सिर के अब्बा ने भी कहा कि अच्छा ठीक है बिज़नेस करना है बेटा, ये ले लो खुदाफिज। हाँ, मेरे अब्बा ने भी कहा बेटा ये ले लो खुदाफिज। हाँ, अब कुछ नहीं। हाँ, और हम लोग पिज़्ज़ा प्रोज में शुरू में तो हम दोनों 12-12, 13-13 घंटे के हम दो ही काम कर रहे होते थे। ठीक है, और ये बेचारे बच्चे वगैरह आ जाते थे हेल्प कराने के लिए। फिर हम एक दूसरे का सहारा बनते थे और हम बाहर बैठे होते थे डिप्रेस्ड माहौल में कि यार हो जाएगा ये नहीं होगा। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, एंड वी स्टार्ट मेकिंग मनी। फिर हम पागल हो गए, क्योंकि वो एकदम से, देखो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे घर से भी पैसे आ रहे थे, मेरे घर से भी पैसे आ रहे थे, बिल्कुल। फिर जब वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो एकदम से रुक गए। फिर हमने अपनी ख्वाहिशात को बड़ा मारा। फिर जब हमने कमाया हमने कहा ओके यार, वो जो 1 साल हमने ख्वाहिशात को मारा है, हाँ, उसको एंजॉय करें। हाँ। फिर हमने बहुत पागलों की तरह पैसा बाहर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये सपोर्ट थी। बेशक बोल दिया था यार ये बिज़नेस करना है और ये है सब कुछ, अब ये करो, वो हमें सिखाने के लिए था। 100%। तो 1-1.5 साल में ना पैसे की वैल्यू आई हमें। ये वैसे एक बहुत क्या बोलते हैं ज़्यादा हमारी लर्निंग कर्व था कि हमें पैसे की कदर आई है। बिल्कुल, यही होता था। अब्बा मुझे बोलते थे कि बेटा अभी तो मेरे पैसे पे ऐशी कर रहे हो ना। हाँ, तो ऐशी। लेकिन अभी मुझे आपसे थोड़ी शिकायतें हैं इस मामले में। कुछ स्पेंडिंग हैबिट्स जो हैं वो थोड़े बहुत अभी भी आई थिंक हो चुकी हैं काफ़ी हद तक बेहतर, लेकिन थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता भी और बेहतर होनी चाहिए। हाँ, हो जाएंगी वक्त के साथ। यार मैंने वैसे ही देखे, मैंने अब सैयदज़ादे मैंने उनके लिए यही सुना है कि उनका दिल खुला होता है। मैंने आपको हमेशा जब भी देखा है, हम लड़कों के साथ भी या कहीं भी घूम रहे होते हैं, आप अकेले खाना नहीं खा सकते। ये पता नहीं क्या ये कोई मसला है या अच्छी बात है, या ये मुझे
मैंने हमेशा जब भी देखा है कुछ 4-5 बंदों को इकट्ठा करके और फिर ही खाना खाना है। मजबून पड़ा था ना पप्पा का। हाँ? पप्पा के साथ भी सेम एग्जैक्ट यही तो बात वहीं से ये हाँ। चल रहा है। यार मुझे ना पापा ने 2 चीज़ें पैसे के मामले में हमेशा मुझे सिखाई और मैं बोलता हूँ कि वो अल्लाह मेरे साथ रखे। हालांकि पापा मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट जो है वो बहुत ख़राब है, लेकिन जब ट्रैक रिकॉर्ड उनका भी देखा जाए तो सिमिलर ही है हमारी, ठीक है। और उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा बचत करना अच्छी बात है, लेकिन दुआ हमेशा ये करो कि अल्लाह मुझे हमेशा सखी रखे। हाँ, मुझे इतना दे कि मैं कभी किसी को देते हुए ना सोचूं नहीं। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे साथ बहुत से लोग मुंसलिक थे और हमें पता होता था कि यार ये इतने का काम नहीं हुआ जितना हमें चार्ज किया जा रहा है, एवरीथिंग राइट, मगर लेकिन दे दिया। तो 2-3 दफ़ा मेरी बहन ने और मैंने थोड़ा सा ना एफिशिएंट बनने की कोशिश की और पापा को कन्फ्रंट किया कि नहीं आपको नहीं समझ आ रहा है सब कुछ। तो पापा ने बड़ी मज़े की बात की कि बेटा जब वो मुझे देते हुए हिसाब किताब नहीं करता ना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मैं कोई उससे बड़ा नहीं हूँ, मैं हिसाब किताब करूँ कि क्या है क्या नहीं है। किसी ने कह दिया इतने का हुआ है तो हुआ है, क्या जिस दिन मैंने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया फिर वो देने में हिसाब किताब करना शुरू कर दिया और फिर मसला मुझे ही फेस। नहीं, इस चीज़ से ना मुझे एक चीज़ याद आती है, जिस तरह अब देखें, अब यही वजह है कि मुझे अपने पीर मुर्शिद से कितनी मोहब्बत है इन्हीं बातों की वजह से। तो जब मैं छोटा था ना तो मेरे अब जो मोहब्बत हज़रत जी के बारे में पैदा हुई ना वो मेनली दादा अबू के थ्रू हुई। दादा अबू की, बल्कि अगर आज भी उनका अगर फ़ोन नंबर मिलाया जाए ना, अभी एक्टिव है तो उस पर रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हज़रत जी की नात लगी हुई है। तो वो उन्होंने जब बचपन में वो बैठा करते थे अपना हुक्का वगैरह बनाया करते थे, तो मैंने उनके पास बैठे होना संडे के दिन तो नाते सुन रहे होते थे हज़रत जी की ना, तो वहीं से वो दिमाग में चलती रहनी चीज़ें। तो मुझे उन्होंने ना बोला, मुझे कहते यार तुम्हें पता है कि इन जैसी आवाज़ ना दुनिया में पहले आई है ना कभी पैदा हो सकती है ऐसी आवाज़, ये सिर्फ इन्हीं के पास है। और इनमें एक और ख़ास बात है, अब वो मुझे खसूसियात इनके बारे में तब बताया करते थे जब मैं छोटा सा था। तो मैंने कहा वो क्या है, कहते यार ये ऐसा दिल दिया है इन्होंने, हुजूर पाक का इन पे ऐसा करम है कि जहाँ भी दुनिया में जिधर भी महफिल की ना कभी पैसे नहीं मांगे। तो ये चीज़ें सुनने में आपको लगता है कि शायद इंसान झूठ बोल रहा है, मैं जब मिला साथ वक्त गुजारा तो मैंने देखा वाकई वो आज से 20 साल पहले या 20-22 साल पहले जो मुझे बात समझा रहे थे वो सच बातें थी। नहीं, अब जैसे अब मैंने भी अल्लाह माफ़ करे देखा है ये खानकाही निज़ाम में बहुत ज़्यादा ये होता है, बेचारे मुरीदैन जो हैं वो पैसे दे रहे होते हैं पीर साहब को। अब तुमने भी ये बात की थी और एक जानने वाला है, उन्होंने कहा कि यार हमें शाह साहब पैसे देते हैं। हाँ। और कहते हैं हमें चाहिए भी नहीं होते कि नहीं हज़रत इतने का नहीं हुआ, जो बोलते नहीं ले पुत्र ले बस। अर्लियर जब भी हम ये बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि दोस्त वगैरह मैं ऑफेंड हो जाता हूँ और ये वो बात, तो आज भी दोस्त ये बोलते हैं कि यार ये तुम ये पीरी मुरीदी तुम्हें क्या मतलब ये सब पैसा चाहिए होता है इनको, ये पैसे के भूखे होते हैं और ये वो। और मैंने कहा अल्लाह के बंदो तुम लोगों को मैं क्या समझाऊं कि मैं एक ऐसे इंसान का मुरीद हूँ, एक ऐसी शख्सियत का मुरीद हूँ कि जिन्होंने आज तक मुझे दिया ही है, मुझसे लिया कुछ भी नहीं है यार, एक पाई यार, मतलब आप मैं यार याद मतलब सोच भी नहीं सकता इस बारे में। तो जिस से मुझे अब सबसे बड़ी बात यह कि मुझे ज़िंदगी में सबसे पहला कारोबार कराने वाले ही वो हैं। मतलब पहले तो बाप संभाल रहा था, अब्बा जी ने पढ़ाई कराई, सब कुछ कराया, फिर कनाडा में आया, कनाडा में मुझे संभालने वाले ही मेरे पीर मुर्शिद हैं और उनकी वजह से मैं बैठा हूँ कनाडा में। अगर शायद वो मेरी ज़िंदगी में उस टाइम पे 2014 में ना आते तो मैं आज शायद पाकिस्तान फैसलाबाद या लाहौर में बैठा होता। तो आए किस तरह ये तो बताओ, ये आए कैसे? तो 2014 में तुम ये बता रहे हो कि तुम पाकिस्तान से फैन थे? हाँ कि नाते सुनी मेरे वालिद साहब की जो गाड़ी थी ना उसके अंदर सिर्फ कैसेट्स होती थी और वो कैसेट उसमें ना मैं अपनी गानों की रख सकता था ना, तब वो नया नया बिलाल सईद भी चला हुआ था और नया नया उसका सीन चल रहा था, मतलब ये बॉलीवुड के गाने। कभी मुझे कैसेट रखने की इजाज़त मिली नहीं अपने वालिद साहब की गाड़ी में। तो मैंने जब भी उनकी गाड़ी में देखी एक तो नुसरत की कवालियाँ और हज़रत जी की नात, ये 2 चीज़ें होती थी।
तो सफ़र जब भी कर रहे होते थे या वालिद साहब की गाड़ी में कहीं भी जा रहे होते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ नाते सुननी होती थी। और वहीं से मोहब्बत पैदा हुई। फिर जब कनाडा आया तो मैं बड़ा ना उदास, 2-3 महीने गुजर चुके थे, होम सिकनेस स्टार्ट हो चुकी थी और देखा कि यार बर्गर्स खा खा के तंग आ गया हूँ, फ्राइज़, बर्गर्स, कोक, बस यही चल रहा है, घर का खाना नहीं मिल रहा। अम्मी की याद आना शुरू होगी कि यार खाना मुझे खाना है घर का। तो मैं कुछ दिनों से बातें कर रहा था अपनी वालदा से कि मैंने कहा यार मुझे घर का खाना खाना है, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। तो ये बात अज़ीज़ से मिलने के बाद मुझे वालदा ने की कि मैं तुम्हारे लिए दुआएं करना शुरू होगी। उस टाइम पे मुझे फ़िक्र होती थी, वहाँ माँ को फ़िक्र होगी कि या अल्लाह इसके लिए आसानियाँ फरमा। इसको वहाँ पे मुझे कहती थी कि ढूंढ लो कहीं जाके खाना खा लो बाहर। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रहता होता था डाउन में, तो मैं ज़्यादा बाहर निकलता नहीं था उस वक्त मैंने गाड़ी भी नहीं ली हुई थी। तो मैं टैक्सी करा के, मेरा प्रोग्राम था कटिंग करवाने का। मैं गया प्लाज़ा यहाँ डंडास और ओंटारियो पे, वहाँ पहुँचा। तो वहाँ जब मैं गया तो मैं कटिंग करवा रहा हूँ। अब आप बार्बर की ना चेयर पे बैठे हुए हैं, तो कटिंग हो रही है, तो जिस तरह वो इस साइड से अगर कटिंग कर रहे हैं ना, तो मैं इस साइड देख रहा हूँ ना, तो बाहर से शीशे से मैं देखता हूँ कि 2 लोग गुजर रहे हैं। एक की दाढ़ी है और दूसरे थोड़े से थे, ज़रा सेहतमंद थे, तो लेकिन उन्होंने भी टोपी रखी हुई थी। मसूद भाई थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार माशाल्लाह यार, कनाडा के अंदर भी दाढ़ी वाले लोग मौजूद हैं। तो मुझे पहली दफ़ा नज़र आए ना दाढ़ी वाले लोग। तो खैर हेयर कटिंग हुई। उसके बाद जब मैं फ़ारिग हुआ, मैं पैसे देने की बारी आई, तो उसकी मशीन नहीं चल रही थी बंदे की। अब ये सारा बिल्डअप था उस चीज़ का, वो मुझे रुकना था वहाँ पे और उनसे मिलना था। तो मशीन नहीं चल रही थी, तो उसने मुझे बोला कैश चाहिए। तो मैंने कहा मुझे एटीएम बताओ। उसने मुझे एटीएम बताई। मैं एटीएम चक्कर लगा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ एटीएम किधर है, एटीएम किधर है मॉल के अंदर। मिल गई। खैर वो टाइम वेस्ट होना था। वो हुआ ये, क्योंकि वो जो 2 लोग आए हुए थे उन्होंने भी कटिंग करानी थी या ख़त कराना था अज़ीज़ ने, तो बाद में उन्होंने मुझे बताया। तो वो उनके उस टाइम में मुझे ये ज़ाया करना था टाइम, ताकि वो हो जाए फ्री और मैं उनसे मिलूँ। ये कुदरत का निज़ाम है भाई, अल्लाह का निज़ाम। तो जैसे ही मैं उसको कैश दे के बाहर निकला हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सामने फिर से वो 2 लोग हैं। तो थोड़ा सा मैं करीब गया सिर्फ देखने के लिए कि यार कैसे होते हैं यहाँ पे कनाडा के मुसलमान। तो मैं थोड़ा करीब गया, तो मैंने जब नज़र पड़ी ना अज़ीज़ पे, तो अचानक से मैं हिला। मैंने कहा ये मुझे लग रहा है ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो प्लाजे का एग्ज़िट आया। मैंने कहा नहीं, आज हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, आज करोगे पूछ लो वरना पछताओगे। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। तो अज़ीज़ जी ने पीछे मुड़ के देखा, मसूद भाई ने पीछे मुड़ के देखा। तो मैंने उनसे डायरेक्ट ही पूछा, मैंने कहा आप सैयद फसीउद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब हैं? कहते जी बेटा। बस वहाँ बस काम हो गया मेरा। वहाँ मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने वहाँ उनसे एज अ फ़ैन मैंने कहा मुझे आपके साथ एक पिक्चर लेनी है जो मेरे पास अभी भी मौजूद है। तो वो मैंने पिक्चर जो है वो फिर उनके साथ क्लिक की। फिर मुझे उन्होंने खुद ही मोहब्बत दी। हालांकि होता है ना, बंदा मिले, एक सेलिब्रिटी, एक अपने सेलिब्रिटी अपने फ़ैन से मिल रहा है तो वो कह रहा है ठीक है फ़ोटो ले ली, ओके बाय। लेकिन उन्होंने मुझसे सवाल किया कि बेटा तुम क्या करते हो। मैंने कहा मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और ये वो। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे अपने साथ कंफर्टेबल थोड़ा सा जब किया 2-4 बातों में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आपको लाइव सुनना चाहता हूँ। तो वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अगले दिन प्रोग्राम ही मसूद भाई के घर पे था। तो मुझे अज़ीज़ जी ने उस टाइम पे कहा कि बेटा ऐसा करो, ये मसूद भाई जो है इनको अपना नंबर दो और कल इनके घर आ जाओ। तो मैं तो एक्साइटेड था, मुझे तो सारी रात नींद ना आए। मैं कहूँ वो टाइम कब हो कि मैं महफिल पे पहुँचूँ। तो वो फिर मैं जो है वो करा के उस घर में पहुँचा, मसूद भाई के घर में। सामने बच्चा था छोटा सा, वो हमाद सोहरावर्दी था। तो वो बच्चा मुझसे मिला। वो बच्चे का शायद उस वक्त कोई दोस्त नहीं था, उसने मुझे ही दोस्त समझा। मुझे कहता आप किधर हैं, कौन है आप, पहली दफ़ा देखा ना उसने मुझे। तो मैंने कहा इस तरह मैं कल मिला हूँ, एक मसूद भाई हैं। तो कहता है मेरे चाचू, मैं अंकल। तो मैंने कहा हाँ। तो मैं कहता आप क्या करने हैं। मैंने कहा मैंने इधर अज़ीज़ जी को सुनना है। तो कहता आ जाए, आपको मैं फ्रंट पे बैठाऊँगा। मैं और खुश हो गया। तो अभी अज़ीज़ जी आए नहीं थे, मैं जाके बिल्कुल स्टेज के सामने बैठ गया और वहाँ फिर अज़ीज़ जी आए हैं। वो एक ज़िंदगी का ऐसा लम्हा है कि मैं आज भी आंखें बंद करके ना उसको रीलिव कर सकता हूँ।
इतना ज़िंदगी का सुरूर आया ना मुझे उस वक्त मेरी फैमिली भी फेस टाइम पे थी, पूरी महफिल फेस टाइम पे, और मैं भी ज़ारो कतार रो रहा हूँ, फैमिली वाले भी रो रहे हैं फेस टाइम पे, और हज़रत जी को सामने देख रहे हैं। आई थिंक वही मेरे आंसू देखे हैं जो आपसे जिन्होंने डिस्कस किया है बाद में कि वो रोता है महफिलों में, वही था वो इसी ट्रिप में तो मुरीद भी हो गए थे फिर? मैं जब अल्लाह को बताया अपना उस प्लाजा से निकल के, तो अल्लाह भी रोना शुरू, वालिद भी रोना शुरू। तो बाय द वे अगले दिन ही मुझे घर का खाना नसीब हो गया। ये दो काम हो गए, दोनों काम इकट्ठे हो गए। तो मेरी वालदा ने मुझे ना उस वक्त उसी दिन कह दिया ना, तो जब मैं महफिल से वापस आया, उस दिन नहीं अगले दिन जब मैं महफिल से वापस आया, मैंने उनको बताया कि किस तरह के थे वो, कैसे वो बातें करते थे, किस तरह मुझे मज़ा आया उनको लाइव सुनने का। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार बेटा कोशिश करो कि इनके करीब रहो, क्योंकि ऐसे मुल्कों में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है आपको सीधे रास्ते पे रहने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे भटकना कोई आम बात नहीं है, कोई भी भटक सकता है। तो वो सीधे रास्ते पे रहने के लिए मेरी वालदा ने बोला कि इनके साथ ये तो मतलब ख्वाहिश होती है हर बंदे की, इनके साथ घूमना फिरना, इनके साथ रहना, इनके क्लोज़ होना। तो मैं जैसे आपको बताया कि मुझे यकीन नहीं था इन चीज़ों पे, लेकिन जैसे जैसे मैं वैसे मुलाकात के तौर पे जब मैं मिलना शुरू हुआ ना हमाद की वजह से, तो वो मुझे बुलाया करता था घर पे, तो हज़रत जी ने वहाँ पे होना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मिल के समझ आई कि नहीं यार मैं शायद गलत था पीरी और मुरीदी को लेके ना, ये शायद वो हैं जिनको मैं तलाश कर रहा था और वो मुझे मिल गए। तो हमाद के थ्रू रिक्वेस्ट हुई, मैंने हज़रत जी से, हज़रत जी ने मुझसे फिर पूछा कि हाँ तुम होना चाहते हो? मैंने कहा यही ख्वाहिश है, ये पूरी कर दें। तो फिर मैं उस ट्रिप पे ही मुरीद हुआ, उसी ट्रिप पे मुरीद हुआ। अच्छा, हम दोनों ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर कोई गलत कर रहा होगा ना और दूसरा उसको वार्न करेगा, लेकिन गलती में भी साथ देगा ठीक है कि चल यार कर ले, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं करनी। हाँ ज़्यादा देर नहीं करनी, गलती में साथ, लेकिन ये वार्न भी करेंगे नहीं यार ये नहीं करो, ठीक नहीं है। लेकिन अच्छा कर रहे हो तो अब क्या कर सकता हूँ, अब कूद चुके हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है करो। तो एक दफ़ा मुझे याद है, हम इसी तरह मसूद भाई घर पे हम सब रुके हुए ठीक है, हमारे अब्बा ऊपर सो रहे, मैं और ये ड्राइंग रूम में सो रहे। मैंने उसको बोला यार मैं जा रहा हूँ, मैं आया बस, कहता नहीं। और पापा उसको वार्न करके मुझे कहे, क्योंकि हमें कहीं जाना था दोपहर में 12-12:30 बजे कहीं निकलना था, तो पापा ने कहा था बस सो जाओ तुम लोग, जागना नहीं और कहीं और नहीं जाना। तो मैं कहा मैं बस जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा वापस। तो इसने कहा कि नहीं शाजी गलत है। मैं कहा यार हाँ मत जाओ प्लीज़ मत जाओ। तो मैं कहा मुझे जाना है, तो कहता ठीक है जाओ। मैं चला गया, कह के गए मुझे कि संभाल लोगे ना पीछे से अगर पूछा गया। मैंने बड़े इत्मीनान के साथ कहा हाँ मैं संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं। अब बताओ स्टोरी बताओ फिर क्या हुआ। बस फिर अब देखें, हाँ मुझे तो सीधी कॉल आई, कहो तुम। तो जब आप घर से निकले हो ना, तो मेरी नींदें तो उड़ गई। मुझे था अब मैं पहरेदार हूँ, मुझे तो अब जागते रहना है, और मेरे ऊपर अभी सवाल अगर हज़रत जी नीचे आ गए तो कोई ना कोई जवाब तो देना पड़ेगा। तो हज़रत जी आते हैं, मुझे अब मैं सोफे पे लेटा हुआ, तो मुझे आवाज़ आई किसी के नीचे आने की, और मैं फ़ौरन अलर्ट हो गया। मैं ड्राइंग रूम से बाहर आ गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। कहते हैं वालेकुम अस्सलाम बेटा, ज़ैनुल आबिदीन किधर है? अब पहला सवाल ही ये। तो मैंने कहा जी बस ये इधर ही हैं, आ जाएंगे, अभी बाहर गए हैं बस आगे। तो कब से गया? मैं अभी 2 मिनट पहले। तो मैं कॉफ़ी लेने गए। तो अब उनको तो पता था मेरी, अब बात ये है कि मैं हाजिर जी के सामने वैसे ही मुझसे बात नहीं होती रिस्पेक्ट के तौर पे, वो अब सवाल का जवाब देना तो दूर की बात होगी ना। तो मुझे कहते कि झूठ बोल रहे हैं। मैं कहा जी हज़रत जी झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा वाकई में झूठ बोल रहा हूँ, ये बहुत देर से गए हुए सब कुछ खोल दिया, सब पोल खोल दिए। तो उन्होंने मुझे कहा ही ऐसी चीज़ कि तू झूठ बोल रहा है, और तू झूठ बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठ बोलते हुए। तो मैंने कहा जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, मान गया। फिर उसके बाद कॉल मिलाई गई, फिर उसके बाद आप भी आया। मैं कहा भाई तू सही बंदा नहीं है, लेकिन खैर इस तरह के तो बहुत सारे वाक़यात हुए, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए। तो
या ये एक अच्छी अच्छी, लेकिन जो मेन मेमोरीज जो हमारी हैं ना यार, महफिल पे साथ जाने की, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाने की, तो हमारी एक जो मेन ख्वाहिश थी वो हमारी लास्ट ईयर पूरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ऐसी ख्वाहिश पूरी हुई है ना, वो भी सडन प्लान था। वो सडन प्लान था। वो भी आपका शुक्रिया कि आप पाकिस्तान में थे, मुझे बताया कि ये प्रोग्राम बन रहा है यार, क्योंकि ज़हन में था ना आपके कि यार हमारा ये हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमने ये दोनों ने सोची हुई थी कि यार हमने दोनों ने इकट्ठे उम्रे पे जाना है, उम्रे पे जाना है, हजी के साथ जाना है। और ऐसा प्लान बना कि वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ा आया। मैं कह रहा हूँ मेरे वालिद साहब भी साथ थे, उन्होंने भी काफ़ी उम्रे की हैं ज़िंदगी में अपनी, बहुत दफ़ा गए हैं वो मक्का मदीना और हज भी किए। लेकिन लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस तो उनका ऐसा था, वो कह रहे बेटा ज़िंदगी भर ऐसा मज़ा नहीं आया जो मुझे इस दफ़ा मज़ा आया है, क्योंकि उनको तोहफ़ा मिला है, उस ट्रिप के अंदर एक तोहफ़ा दी है और वो तोहफ़ा मुझे भी मिला, वो तोहफ़ा मेरे वालिद को भी मिला और वो तोहफ़ा मैं स्प्रेड कर रहा हूँ लोगों में और वो फैमिली में। वो शायद आपको उस तोहफे का पता हो या ना पता हो, वो तोहफ़ा ऐसी चीज़ है, वो तोहफ़ा सिर्फ और सिर्फ एक समझाने वाली बात है। और क्या है वो तोहफ़ा ऐसा तोहफ़ा था, क्योंकि हम जब उस टाइम मस्जिद नबी में मौजूद थे, आई थिंक जो गुंबद खजरा है ना और जन्नतुल बकी, उसके बीच में हज़रत जाके नमाज़ पढ़ते हैं, राइट। तो वहाँ उसके बीच में जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसे ही सवाल पूछ लिया, मैं और वालिद साहब बैठे हुए थे अजीज़ से, कि आप इधर ही क्यों। तो हज़रत जी ने वहाँ से फिर बताया है कि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं एक सलाम फेरता हूँ गुंबद खजरा की तरफ, दूसरा सलाम फेरता हूँ जन्नतुल बकी की तरफ, जो बीबी फातिमा तो ज़हरा की तरफ सलाम होता है। तो ये चीज़ ना हर बंदे को समझ नहीं आती, तो उस चीज़ को पूछने के लिए बार बार फिर आहिस्ता आहिस्ता और बातचीत शुरू हुई जन्नतुल बकी की तरफ, फिर सलाम अर्ज़ करने के, वहाँ से फिर अजी ने कहा मैं इजाज़त लेता हूँ यहाँ से और फिर मैं सलाम के लिए जाता हूँ। तो तोहफ़ा ये मिला कि जब बीबी फातिमा के नाम के ऊपर बातचीत होना शुरू हुई, अजी से इस चीज़ के बारे में बात होना शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि बेटा ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, कैसी भी मुश्किल में फंसे हो, ऐसी बारगाह में तुम आओगे ना और बीबी फातिमा से उसका अर्ज़ करोगे, तो ये हो नहीं सकता कि तुम्हारी दुआ कबूल ना हो और तुम्हारा काम कंप्लीट ना हो। 100%। और मैं यकीन करें कि मेरे वालिद साहब जब उम्रे से वापस गए ना, और वो अब यही चीज़, उनकी तस्बीह, उनका कल्बा सब यही है, और उनके अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, मेरा नारा हैदरी तो है ही, या अली मदद तो है ही है उस पर, लेकिन जो बीबी फातिमा का नाम लेता हूँ ना, एक दिल को सुकून आता है। वो ऐसा सुकून है कि मैं यार शाह साहब आपको बता नहीं सकता कि मतलब दुनिया ख़त्म है इधर, अहले बैत पे दुनिया ही ख़त्म है। 100%। फिलहाल हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए। बात दरअसल ये थी, मैंने ना अब्बा से बहुत कुछ सीखा, फिर मेरे बहनों ने मुझे एक चीज़ समझाई। उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि बेटा औरत होना इज़ अ वेरी गुड ब्लेसिंग, बिकॉज औरत कभी भी ये डिसीजन बना सकती है कि भाई मुझे काम नहीं करना, मुझे घर बैठना है, मुझे हाउसवाइफ बनना है। तो उसके ऊपर कोई दुनिया वाले सोसाइटी कोई उस पर नहीं बोलेगी हाउसवाइफ बन गई क्या औरत। मर्द ये कभी नहीं कर सकता। तो मर्द को चाहे वो 60 तक भी हो जाना, हाथ पाँव चलाते रहना है। ऐसा ही है, ठीक है। तो क्योंकि ज़माने में हमारा एक गोल था बस 30 पे रिटायर हो जाएंगे, इतना बना लेंगे। नहीं, अब करीब आ गए हैं। मेरी तो हो गई है। अब करीब आ गए हैं। अब 35 पे सोचा था, अब वो गोल 40 पे हो गया। हाँ, लेकिन अगर 5 साल हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और क्या पता अचीव हो जाए। हाँ, बस ये है, अल्लाह की बारगाह में कमी थोड़ी है। तो लेकिन ये है कि बेचारे मर्द को ना सारी ज़िंदगी काम करना पड़ता है, चाहे वो यार स्ट्रगल पता ही बाद में लगी है काम में आके, कि स्ट्रगल असल में प्रैक्टिकल लाइफ में ही है। पहले तो मौजें चल रही थी पढ़ाई में, बचपने में, सब कुछ, तब हम कहते थे हम बड़े हो जाएं। अब हम बड़े हुए हैं तो अब आगे समझ आता है नहीं यार बड़े क्यों हुए। वो होता था ना बचपन में, पोस्ट देखते थे कि काश मैं वापस चला हाँ, पागल आदमी बड़ा किस तरह की क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन अब बोलते हैं यार नहीं, ये जो फ्रीडम हमें नज़र आता था ना, वो फ्रीडम नहीं है, ये कैद है। ये एक ऐसी, आई थिंक ये ऐसी दौड़ है, एक ऐसी रोड पे हमें चला दी है कि सामने पहाड़ है
और पैसे नज़र आ रहे हैं और आप बस चलते जाओ इस दौड़ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार, लेकिन जो बाकी चीज़ें भी साथ साथ हैं, दोस्त यार ये वो हमारे साथ ये सारे लोग घूमते हैं यहाँ पे कनाडा के अंदर भी, हर चीज़ जो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। नहीं, लेकिन अब इसमें ना एक आपका जो सर्कल होता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता अगर आपका सर्कल, जैसे आप कहना चाहिए, बट ऑब्वियसली लाइक लो इनकम वाला सर्कल है ना, तो आप उसी पूल में रह के आप खुश हो, है। ठीक है। अगर आप हायर इनकम सर्कल में चल रहे हो तो आपको फिर यू हैव टू कम्पीट। ऐसा ही है। आप चाहे जितना भी आप बोलो कि नहीं यार मुझे ये चीज़ें फर्क नहीं पड़ती, बट आपको थोड़ा एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि यार नहीं यार, हाँ, क्योंकि ख्वाहिशात उतनी रह जाती हैं ना, हो जाती है। एग्जैक्टली, ख्वाहिशात उतनी हो जाती हैं, आप उसी में खुश होना शुरू हो जाते हो कि एक बंदा है वो महीने का कुछ 4 या 5 या $3,000 कमा रहा है, बंदा कहता है यार यही लाइफ है। एक बंदा अगर आप घूम रहे होंगे ऐसी सोसाइटी में जो कमा रहा है $25-30 महीने का, तो बंदा के यार इस तरफ पहुंचने के लिए वो रास्ता भी फिर दिखाएगा आपको अगर आप उसके साथ घूम रहे हो, वरना आपको वो चैनल्स ही नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, चैनल्स आपके सामने ही नहीं आएंगे, तो वो नहीं, आप जितना भी बोल दो कि भाई मैं नहीं हूँ एंड एवरीथिंग, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा आगे वाला कितना कमा रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आप पे इफेक्ट हो जाती है। ऐसा ही है, क्योंकि कभी भी देखो, मर्द के अंदर सबसे ज़्यादा जो ईगो जब हर्ट होती है, कुछ होता है ना, वो होता है जब उसकी औरत, उसकी बीवी कुछ कहे, ठीक है। अगर आपको आपकी बीवी आगे बोले भाई उनके घर पे तो मीट आती है, हेल्प हो जाती है उनकी, मेरे मैं मुझे तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो फिर बंदा बोलता नहीं यार आई कैन अफोर्ड अ मीट टू, फिर वो मीट रखते हैं। तो इसीलिए तो हमें समझ आता है ना कि अगर हमारे वालिद ये बोलते हैं कि यार मैं अगर ज़िंदगी में कुछ बना हूँ ना तो अपनी बेगम की वजह से बना हूँ, क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है, बेगम की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो बेगम तो है ही, लेकिन है तो आपका पार्टनर ना, जो आपका पार्टनर, अब जिस तरह हम बिजनेस पार्टनर हैं, हमें एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए हर वक्त। हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, बिजनेस ख़त्म, सब ख़त्म, ठप, अपनी जगह आप चले जाएंगे, मैं चला जाऊँगा, ख़त्म हो जाएगी बात। इसी तरह ही बेगम का है, वो आपकी पार्टनर है, तो पार्टनरशिप का नाम ही है सपोर्टिवनेस, तो चाहिए ना, तो वो सपोर्ट बेगम की तो बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी शादीशुदा हैं, आप इस बात को बहुत ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। चलिए मुदस्सिर मलिक साहब, आपको हमने बुलाया, तंग किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अब जो है क्या कहते हैं, इंशाल्लाह क्या ट्राई सीरीज़ हो रही है, कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीम करें इंशाल्लाह, और आप भी आइएगा।